और आज हम बात कर रहे हैं एक और नए शानदार टॉपिक की, जिसका नाम है डाइपोल। एक डाइपोल तभी तक डाइपोल है मेरे दोस्त, मतलब जब ये एक प्लस क्यू यहां रखा है, एक माइनस क्यू यहां रखा है। मान लीजिए कि आप यहां से एक्स दूरी पर ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट पी पर, और ये डी, कि डी शुड बी वेरी 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 लेस देन एक्स। और मुझे लगता है कि इसमें कई बच्चे लास्ट में आके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और मैं चाहता हूं कि यहीं पे कंफ्यूजन को हमें किल करना है। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूं, ताकि आपकी इसकी इन डेप्थ इतनी अच्छी नॉलेज हो जाए। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग ओवर हियर, और इसके थ्रू आप किसी भी ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग चैनल जेई चैलेंजर। और आज हम बात कर रहे हैं पेन किलर सीरीज के अंदर एक और नए शानदार टॉपिक की, जिसका नाम है डाइपोल। डाइपोल वैसे तो बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है, बट है बड़ा खोटा सा। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें लेके आता है, बहुत सारे कंफ्यूजन ये लेकर आता है। लेकिन एक बात बताएं, ये बहुत फेवरेट भी है, और आजकल बहुत ज्यादा फेवरेट हो भी गया है। किसका? जेई का। देखा आप लोगों ने? आप देखो जरा एक बार, मैं तुमको दिखाता हूं। पहले देखो यार, जेई की मैं अगर बात करूं तो देखो 2019 में भी डाइपोल पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है, डाइपोल पे आ रहा है। अरे भाई साहब, ऐसी मोहब्बत हो गई डाइपोल के साथ, क्या बताएं। 2020 डाइपोल पे क्वेश्चन, 2023 डाइपोल पे क्वेश्चन, 2024 डाइपोल पे क्वेश्चन। ये रिसेंट ईयर में जो जेई का प्यार है इसके प्रति, वो काफी बढ़ चुका है। तो हमारे लिए भी ये टॉपिक हो चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर अब जेई घुस रहा है, डेप्थ में जा रहा है। तो आपको भी जाना पड़ेगा डेप्थ में। जहां पर आप सोच रहे थे अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा, कहीं कहीं बहुत सारी गलतियां आप लोग कर रहे थे डाइपोल के अंदर, तो उन सब गलतियों को आज करेंगे एकदम गॉन, गो वेंट गॉन कर देंगे गलतियों को। आज सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा, डाइपोल को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो उसका क्या मोशन होता है, उस पर कितने फोर्स लगते हैं, कैसे फोर्स लगते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। सेकंड पॉइंट आता है कि मोशन ऑफ चार्ज की मैं बात करता हूं इन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे डाइपोल पर अभी तक जेई ने स्ट्रेस नहीं किया है। किसके ऊपर? कि भैया अगर किसी चार्ज को डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो वो किस तरीके का मोशन कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है मोशन की। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें आज आपको समझाऊंगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद द फुल डेरिवेशन, जहां पर हम आपसे बात करेंगे कि फोर्स ऑन डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे लगता है, क्या उसके बेसिक्स हैं। क्योंकि कई बार तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, और कई बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल परपेंडिकुलर रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, पी डॉट ई तो जीरो हो जाता है। और फिर जब पी डॉट ई जीरो हो जाता है तो सोचते हैं फोर्स कहां से निकालें। ऐसा आता है कंफ्यूजन। फिर आप कुछ और जुगाड़ देख ले तो कहते हैं अच्छा चलो ऐसे हो जाता है। लेकिन कई बार बच्चा ये नहीं सोचता कि इससे क्यों नहीं हुआ, यहां पर आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो यहां से नहीं हुआ। और क्योंकि जनरली जितने भी चार्ज रखे गए हैं, सबके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना दोस्त, वो कैसी होती पता है? वो या तो रेडियल होती है या थीटा के अराउंड होती है ज्यादातर, और मैक्सिमम केसेस में रेडियल कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। और डाइपोल केस में आर और थीटा मतलब टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये बहुत कम केसेस में एक्स और वाई में डिफाइन हो पाते हैं। तो हम यहां पर थोड़ी सी बातें आपको और समझाएंगे अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके थ्रू आप कई सारे क्वेश्चन काफी आसान तरीके से कर सकते हैं, और उनका क्या प्रभाव रहता है। डाइपोल के कारण क्या बनेगी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर किसी डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, जिस पर बेस जेई ने क्वेश्चन पूछा, और उस इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस क्या होगा, और इसके थ्रू हम क्या नई नई बातें और सीख सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन तो कई बार लोग बड़े आसानी से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करके निकाल देते हैं। हम उसको बेसिक से सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि एक्चुअली क्या चीज हो रही है, ताकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाए और जेई इसके अंदर ही कुछ और बातें पूछे तो आप बता पाए। इसी फिनोमिना में डिस्कशन होगा कि अगर एक कंडक्टर को रखा गया है और इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो उसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस होता है। वो चार्ज इंड्यूस कैसा होगा, इधर माइनस क्यू आएगा, प्लस क्यू आएगा, ये तो हम सबको पता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो क्या बता पाओगे? वो भी आज हम बताएंगे, है ना। तो इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी कैसे होगी, उन सब के बारे में आज हमारी चर्चा होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहां पर है छोटी छोटी मगर बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी बातें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज हम बात करें डाइपोल के बारे में, और डाइपोल में सबसे पहली बात तो ये आती है, अरे भाई साहब डाइपोल होता क्या है। आप कहेगा सर डाइपोल कुछ बड़ी बात नहीं है, एक डाइपोल एक प्लस, और ये क्या है ये प्लस। अरे भाई साहब पेन तो ले लेते हैं। अरे आ गया। डाइपोल का एक है प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज, और जब ये दोनों
चार्ज एक दूसरे से बहुत ही करीब रख दिए जाते हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दे वर्क लाइक अ डाइपोल। मैंने कहा अच्छा, पहली चीज है, दो बातें समझाओ पहले यहां बेसिक्स वाली। बोलो क्या? कि भैया ये डी जो तुमने बोला है बहुत छोटा होना चाहिए, वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? और भाई दूसरी बात, ये आपस में चिपकते क्यों नहीं है? अरे भैया प्लस क्यू माइनस क्यू के पास जाना चाहता, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये दोनों चिपकते क्यों नहीं है? क्या डाइपोल एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है? क्या ये रियल है या हाइपोथेटिकल है? कई बच्चों से पूछता हूं, बच्चों को लगता है सर ये तो हाइपोथेटिकल फिनोमिना। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये एक एब्सोल्युटली रियल फिनोमिना है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये दोस्ती बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, ये प्लस चार्ज है, लेकिन दोनों थोड़े मोटे हो गए हैं, कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बातें आ जाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास नहीं आ पाते हैं, इनके बीच में एक इफेक्टिव सेपरेशन रह जाती है। तो किसी भी डाइपोल को आप डाइपोल की तरह तभी बोल सकते हैं, किसी भी डाइपोल को आप डाइपोल की तरह तभी बोल सकते हैं जब ये सेपरेशन बहुत छोटी हो। आप किसके रिस्पेक्ट में? मैंने कहा अभी रुको, बता रहे हैं, जरा पहले इसको तो समझो कि जैसे भैया डाइपोल के अंदर Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, जैसे ऐसे जो पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है, उन सभी पोलैरिटी की बातें एक डाइपोल मोमेंट के थ्रू हम डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो इस बात को भी हम लोगों को समझना है कि डाइपोल जो है एक रियल फिनोमिना है, कोई वर्चुअल फिनोमिना नहीं है। तो आपने कहा अच्छा सर ठीक बात है। तो मैंने कहा बेटा देखो इस बात को समझो। दूसरा पॉइंट, एक डाइपोल तभी तक डाइपोल है मेरे दोस्त जब तक ये दूरी, मतलब जब ये एक प्लस क्यू यहां रखा है, एक माइनस क्यू यहां रखा है, और जिस जगह पर आप उसके प्रभाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहां से एक्स दूरी पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आर दूरी पर ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट पी पर, और ये डी, तो क्या हम डाइपोल में क्या बोलते हैं कि डी शुड बी वेरी 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 लेस देन एक्स, देन ओनली दिस फिनोमिना कैन बिहेव एज अ डाइपोल। अगर डी कंपेरेबल हो गया तो ये डाइपोल नहीं रहा, तो ये डाइपोल नहीं है, ये दो डिस्क्रीट चार्जेस है, फिर आपको उसका प्रभाव देखना पड़ेगा। पहले कंफ्यूजन को बिल्कुल बेसिक लेवल पे दूर कर दो। तो आपने कहा इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा जो जिस पॉइंट पी पर आप उस डाइपोल का प्रभाव देखने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए इन कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन यू कैन ट्रीट इट एज अ डाइपोल। तो पहला बेसिक सा पॉइंट है, मैं अपन समझ लेते हैं, समझ के में आ गई बात तो खत्म कर लेते हैं। तो आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, डाइपोल को हमेशा दर्शाते हैं एक एरो की तरह, जहां पर माइनस क्यू पीछे की तरफ और प्लस क्यू डंडे मतलब एरो की तरफ होता है, मतलब डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हो रही होती है। और हम लोगों ने एक जल्दी से क्विक 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 रिवीजन भी कर लेते हैं इसके बारे में। हम सभी को पता है कि एक डाइपोल अगर ऐसे रख दिया जाए माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहां पर एक डाइपोल बन जाता है, इसको बोलते हैं P बराबर क्यू इंटू डी। अरे भाई साहब ये तो बहुत बेसिक सी बात है। मैंने कहा हाँ बस इतनी बेसिक सी बातें तो समझा रही थी तुमको, और आप सभी ने बेसिक बेसिक बातें समझी हुई हैं कि भाई डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे लिखी जाती है। आपने कहा डाइपोल के कारण किसी थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूं तो बोल सकता हूं कि भैया कोई डाइपोल पी है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो ई आर, दैट इज 2 kp cos थीटा अपॉन r क्यूब एट द r डिस्टेंस, एंड डी थीटा हो जाएगी kp sin थीटा अपॉन r क्यूब एट द थीटा कैप डिस्टेंस, राइट। हम लोग यहां पर कुछ फोर्सेस की बात करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं। आज इन्हीं के अंदर हम कुछ डेप्थ में जाएंगे और कुछ फंडामेंटल बातों को समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है और किस तरीके से फोर्सेस को लिखा जाता है और कैसे हम आगे की कहानी को समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले छोटे से क्वेश्चन से आज की शुरुआत करता हूं ताकि आपके बेसिक्स के पॉइंट को शुरुआत में मैं समझा पाऊं। सबसे पहला एक पॉइंट आता है, द टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस आर। अच्छा भैया, अपार्ट एज शोन द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पहला पॉइंट आया कि भैया एनर्जी होती क्या है, पहले ये तो बताओ। तो जो क्यूकीज थे उनको हम रिवाइज करते हुए लिख लेंगे, क्या होती है एनर्जी। तो आपने कहा सर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को तो हम लिखते हैं U बराबर P इंटू ई। सबसे पहला बेसिक है बेटा, बिल्कुल है ना। तो अगर दो डाइपोल रखे गए तो हम सभी को पता है कि अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक कारण कहीं पे भी लिख दो, तो अगर मैं इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी ई आर और ई थीटा, ये दो तो बनेंगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस डाइपोल के भी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ आ जाएगा P2 cos थीटा 2 और इधर की तरफ आ जाएगा P2 sin ऑफ थीटा 2। तो जल्दी से फटाफट क्विकली आप लोगों ने कैलकुलेट मुझे लग रहा कर लिया होगा, नहीं किया जल्दी से कर दो आंसर बोल दो फटाफट क्या आएगा। अगर मैं यहां पर आंसर की बात करूं तो मैंने क्या यू बराबर सही लिखा है। आपने कहा नहीं 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 सर एक छोटी सी गलती कर दी। बोलो क्या रहे हैं सर, माइनस तो लगा दो। है माइनस तो लगेगा, माइनस पी डॉट टी। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होता है जब थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होता है 0 डिग्री, यू मिनिमम होता है, थीटा 180 डिग्री, यू मैक्सिमम प्लस का पी इंटू ई। तो स्टेबल
जब कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबिलिटी की बात आ जाती है। छोटी छोटी बातें आप लोगों को मुझे लगता है याद होंगी, तो मैं जल्दी से यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। और यहां पर मैं लिखूं तो मेरे पास आ गया पी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो हमारे पास आ जाएगी 2k p1 cos ऑफ थीटा 1 अपॉन आर क्यूब इन आर वेक्टर इन आर कैप फॉर्मेट प्लस k p1 साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इन थीटा कैप डायरेक्शन। और इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे विद नेगेटिव साइन, किसके साथ? P2 cos ऑफ थीटा 2 इन आर कैप डायरेक्शन प्लस P2 साइन ऑफ थीटा 2 इन माइनस का थीटा कैप डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा कैप डायरेक्शन आगे की तरफ होती है। अगर किसी को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो आगे अभी मैं पोलर कोऑर्डिनेट के बेसिक्स भी समझाऊंगा, तो वहां पर एक बार देख लेना ताकि कंफ्यूजन कहीं पे ना रहे आपका। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर वैल्यूज निकल के आ जाएंगे विद अ माइनस साइन विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज 2k p1 p2 cos ऑफ थीटा 1 इंटू cos ऑफ थीटा 2 अपॉन में आर क्यूब माइनस आ जाएगा k p1 p2 अपॉन आर क्यूब इंटू साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2, है ना। तो अगर हम इस वैल्यूज की बात करें तो ये वेरी सिंपली से वी कैन पुट इट आउट, और मैं इसको बाहर की तरफ निकाल सकता हूं। तो ये 2 cos थीटा 1 थीटा 2 बन जाएगा, तो यहां माइनस के साथ आ गया k टाइम्स ऑफ p1 p2 अपॉन आर क्यूब। अच्छा, k टाइम्स अपने पास ये आर क्यूब निकल के आ गया एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी, यहां पे बन गया cos थीटा 1 को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, एक 2 है ना, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 ऐसे लिख दिया बेटा, और प्लस में एक और लिख दिया cos थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस यहां बन गया साइन ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 2, है ना। एंड फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से कि दिस सिंपली डिफाइन द cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2 प्लस cos ऑफ थीटा 1 इंटू cos ऑफ थीटा 2। फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन दीज वैल्यूज, बस एक माइनस साइन अंदर जाएगा तो अपने पास सारी वैल्यूज उसी तरीके से डिफाइन हो जाएंगी। तो आई थिंक डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन जो यहां पर हमको देखते हुए दिखाई पड़ रहा है। बेसिक सी गणित है। अच्छा सा, ये बात समझ में आ गई, एनर्जी लिख ली मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलो एक और लेवल पे आगे बढ़ते हैं। बोला क्या है डाइपोल विद एन, ये रोड का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसमें कई बच्चे लास्ट में आके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और मैं चाहता हूं कि यहीं पे कंफ्यूजन को हमें किल करना है। तो लेट्स गेट इनटू द सिचुएशन। अ डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड with an electric moment P is located at a distance r from a long thread charged uniformly with the linear density lambda. Find the force P acting on the dipole if the vector P is oriented along the thread, along the radius vector r, at the right angles to the thread and the radius vector r. अच्छा सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपको तीन सिचुएशन दी गई, जल्दी से एक बार इसको आप पॉज करके लिखना शुरू करें। पॉज कर लें, तब तक मैं डायग्राम भी बना लूंगा, है ना, और फिर थोड़ा सा आगे आके देख लेना, है ना। तो मैंने कहा तीन सिचुएशन आपके सामने है। यू आर हैविंग थ्री सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। करने के फंडामेंटल लेवल पे तीन मैथोलॉजी आ जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक चीज एक ही तरीके से सॉल्व हो जाए, कितना अच्छा लगेगा ना। तो पहला उन्होंने बोला कि भैया देखो एक ये लाइन चार्ज रखा है, बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज। आपने कहा हाँ सर बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज है, मैंने मान लिया यार आपकी बात। अगर ये एक बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज है तो इस लाइन चार्ज के सामने हमने डाइपोल को तीन अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा। अलग अलग ओरिएंटेशन कैसे रखे गए हैं जरा इसको नजर से देखेंगे जरा। एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन में, एक पी कुछ ऐसे रखा गया, एक बार पी कुछ ऐसे रखा गया और एक बार यहां पर पी जो है वो कुछ इस तरीके से रखा गया। ठीक है ना, तीनों सिचुएशन में। अब यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता क्या है पता है? तीसरे में। पहला दूसरा सबसे निकल जाता है, मेरे को पता तुमसे भी निकल जाएगा, मैं मानता हूं तुमसे भी निकल जाएगा, लेकिन ये इनटू द प्लेन है ना। तो अब यहां पर तो मेरे पास ये बिल्कुल एक डाइपोल आ गया। अब मुझे एक बार जरा नजरें ऊपर करते हो बता दो, पूछा गया कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहली चीज समझना बेटा यहां पर कि हम किस तरीके से इस चीज को एक सिंगल ओरिएंटेशन में समझेंगे या आपने कैसे किया है वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
कुछ लोगों का सिंपल सा नजरिया होता है कि सर देखो यहां पर अगर देखेंगे तो अगर मैं बेसिक से देखूं माइनस क्यू प्लस क्यू, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो जितना फोर्स इस पर एफ इधर लगेगा उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स इधर लगेगा, जिसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स जितना हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस की यहां से दूरी आर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिकॉज ऑफ दिस वन, इट इज डिफाइंड एज 2k लैम्डा बाई आर इन आर कैप डायरेक्शन। ये तो होती है। आप लोगों ने इंटरेक्शंस को देखा है, कई बार डिफरेंशिएट करके निकाल देते हैं। आपने कहा सर एक तो ये सिंपल हो गया, नहीं तो मुझे पता है कि सर मैं यहां एनर्जी लिखता हूं, यू बराबर हो जाएगा माइनस का पी डॉट ई। तो सर यहां पर जो पी है वो भी आर दिशा में है और ये ई भी आर कैप में है, तो मैं लिख सकता हूं कि पी हो गया आर पी, सॉरी पी इन आर कैप डायरेक्शन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2k लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप डायरेक्शन, ये यू आ गया और u बराबर हो गया 2k लैम्डा इंटू पी अपॉन आर। तो सर जो f होता है ना वो माइनस का du बाई डी आर हम कर देंगे, तो यहां से हमारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल थिंग। क्योंकि आर कैप की बात कर रहे हैं तो माइनस का ड्यू बाई डी आर इन आर कैप डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2k, डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन की बात हम लोग कर ही रहे बेटा, 2k लैम्डा बाई आर। तो आर को 2k लैम्डा इंटू पी तो सेम रह गया, आर का माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर आ गया बेटा, ये डिफरेंशिएशन, और यहां एक माइनस साइन पहले से था, तो इट कम्स आउट टू बी 2k लैम्डा इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स, आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, एक ये कुछ फोर्स हमारे सामने निकल के आ गया। अरे बोले यही तो फोर्स आया कि नहीं आया, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका किसी तरीके की तो नहीं? तो आपने कहा सर पी लिखा इंटू यू लिखा, डिफरेंशिएट किया, स्टॉक सेंसर निकल के आ गया बाहर। अच्छा भाई यहां पर क्या है? आपने कहा सर यहां पर भी ऐसे। अब यहां पर पी कैसा है? आपने कहा यहां पर पी जो हो गया वो पी हो गया थीटा कैप डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो हो गई 2k लैम्डा बाई आर इन आर कैप डायरेक्शन। सर यहां तो यू जीरो हो गया, अरे सर पी डॉट ई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर है आर कैप में। अब यू जीरो है तो फोर्स भी जीरो होना चाहिए। सर यहां तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंशिएशन से काम नहीं चला, क्या गलती हुई, क्या गड़बड़ हुआ, क्या चीज एक्चुअली डिफरेंशिएट होती है यहां पे? इस बात को जरा थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, इन सभी चीजों को, और बेहतर तरीके से बच्चों एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली यहां पर प्रॉब्लम हुई क्या है। इसको करने के ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी मेथड है, कुछ बच्चे शायद ऐसे भी करते होंगे, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत बार यही मेथड से करा देता हूं। जब बच्चे थोड़ा, क्योंकि पोलर में जब थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो कई बार इस तरीके से भी काम चल जाता है। जैसे इस पर फोर्स ऐसे लग जाएगा, इस पर फोर्स ऐसे लग जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कैसे आ जाएगा और एक इसका इधर वाला कंपोनेंट, तो दोनों के कंपोनेंट दबेंगे तो नेट फोर्स थीटा कैप की दिशा में आ जाता है। दोनों कंपोनेंट लेंगे तो एफ और एफ का सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट लेना, क्योंकि यहां पर ये एंगल बना देगा, तो आप यहां से कोई भी थीटा एंगल मान लीजिए, तो एफ का कंपोनेंट जो अलोंग द डाइपोल आएगा, क्योंकि इधर वाला तो जो परपेंडिकुलर डाइपोल है वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो अलोंग दिस लाइन आएगा इसका इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो दोनों के जुड़ जाएंगे। तो एफ का, इस वाले एफ का इधर वाला कंपोनेंट और इस वाले एफ का इधर वाला कंपोनेंट, इनको भी आप ऐड करके काम कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। तो इधर वाला इसका भी एफ साइन थीटा बनेगा, इसका भी एफ साइन थीटा बनेगा, तो नेट फोर्स एफ नेट जो आ जाएगा, अगर आप ऐसे करते तो कोई बुराई नहीं है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे आउट जहां पर आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मन में बार बार क्वेश्चन आता है, कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि यार हमने कहीं पर आप ऐसे यू लिखते हो, एनर्जी लिखते हो और उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, वहां कहीं तो आंसर आ जाता है और कहीं आप कह रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिक अलग जगह अलग थोड़ी ना होते हैं। मैं एक ही बात तो बोलता हूं, हर क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होता है भाई, कंसेप्ट थोड़ा बदल जाते हैं कि यहां पर ये लगाएंगे, यहां पर ये लगाएंगे, हर जगह फिर वही लगा लेंगे, है ना, इतना तो आता ही है आपको, लेकिन हर जगह तो 2f sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू आपकी ये डिस्टेंस d बाई 2 के करस्पॉन्डिंग निकल के आ जाएगी, तो 2f sin थीटा d बाई 2 अपॉन r, मतलब उसमें लिख सकते हैं f को लिखा जा सकता है q इंटू ई इंटू डी अपॉन आर, और d को आप q इंटू डी को लिख सकते हैं e बाई आर, और आ जाएगा, तो क्यू डी हो गया p और e हो गया 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई आर। तो अगर आप यहां से भी देखोगे तो नेट फोर्स की निकल के आ जाएगी 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू पी। दिस विल बी द वैल्यू, दिस इज द करेक्ट वैल्यू, कोई परेशानी नहीं इसमें।
निकाल सकते हैं ऐसे भी, है ना। बट पॉइंट और चैलेंज थोड़े से आते हैं कि हम जेनरिक तरीके में हम किस तरीके से डिजाइन करें, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत सारी जगहों पे पूछे गए हैं जिनका आंसर हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए समझते पहले कि अगर किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता क्यों है और उसके पीछे के फंडामेंटल रीजन क्या होते हैं। तो अगर मैं फोर्स किसी डाइपोल को रख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है तो मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस है। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस है और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ई प्लस है बेटा, तो मेरे दोस्त इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई, और इस पर फोर्स इस दिशा में लगेगा एंड दैट इज अगेन F बराबर Q इंटू ई प्लस विद अ वेक्टर साइन माइनस साइन। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, अगर हम सिचुएशंस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगी बच्चे यहां पे, ये समझना ध्यान से, ई प्लस और ई माइनस। तो जब हम नेट वेक्टर की बात करते हैं, मैंने यहां वेक्टर को लिखा थोड़ा सा गलती से नहीं लिखा, वेक्टर अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा समझना, अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो मैंने एक जेनरिक सा केस आपके सामने रखा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड की तरह मैं रखता तो आप सोचो कि एक्स में कितना वेरिएशन हुआ, वाई में कितना वेरिएशन हुआ और जेड में कितना वेरिएशन हुआ। अगर मैं उस तरीके से सोचूं, आपने कहा मतलब क्या हुआ, मैंने कहा मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, सोचना जरा ध्यान से कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड EX, EY और EZ की तरह काम करेगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड EX, EY, EZ की तरह काम करेगी। आपने कहा यस सर बिल्कुल सही बात है। तो एक्स की दिशा में जो डाइपोल का प्रोजेक्शन आएगा, तो भैया एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हुई, अगर एक्स की दिशा मतलब अगर मैं यहां पे बात करता तो EX अगर ये है तो ये डिस्टेंस इसकी DX हो जाएगी, अगर EY ये है तो ये डिस्टेंस की DY हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं नेट फोर्स को समझने की कोशिश करूं और इसको मैं प्रोजेक्ट करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से मेरे प्यारे बच्चों कि देखो भाई, अगर मैं यहां पर कोई भी डीएल एक छोटा सा एलिमेंट लेता है जिसके अराउंड एल का इसका वेरिएशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्यू डॉट डीएल अपॉन ई प्लस एंड ई माइनस अपॉन डीएल, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि छोटा सा जो वेरिएशन होगा दैट इज डी बाई डीएल इंटू क्यू डॉट डीएल। अब क्यू डॉट डीएल ये क्या बता रहा है, क्यू डॉट डीएल, डीएल इज द वेक्टर along which the variation occur, तो Q डॉट डीएल इज द प्रोजेक्शन ऑफ डाइपोल along द डीएल वेक्टर जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हुआ है। जैसे अगर मैं यहां से डीएल की बात करता तो dx, तो यहां EX है, EX1 है, यहां EX2 है, तो लगने वाला फोर्स x दिशा का क्या हो गया। मतलब अगर मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूं मेरे दोस्त, तो मैं ऐसे एक डाइपोल बना देता हूं और मैं बोलता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EX1 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड EX2 है। तो बताओ नेट फोर्स एक्स दिशा में कितना लगा, तो आपने कहा इधर का Fx1 ये लग जाएगा, इधर का Fx2 ये लग जाएगा। तो सिर्फ एक्स का अगर मैं नेट फोर्स देखता तो मैं क्या लिखता, अगर सिर्फ ऐसे सोचना नेट फोर्स अपॉन Fx कितना हो गया, तो आप बोलते सर ये तो कुछ खास बड़ी बात नहीं, Fx2 माइनस Fx1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, आपने कहा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट x2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट x1। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पर Q डॉट dx कर दूं और इसको भी नीचे dx से डिवाइड कर दूं, तो फंडामेंटली मैंने लिखा क्या है, तो Q डॉट डीएक्स क्या हो गया, ये डाइपोल का प्रोजेक्शन ही तो आ गया P इंटू एक्स। अगर ये इसकी लेंथ बेटा डीएल है या एल है, कुछ भी आप माने, तो इसका प्रोजेक्शन ही तो हुआ ये जो डीएक्स पर आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पीएक्स एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कीपिंग ऑल अदर कांस्टेंट। तो अगर मैं नेट फोर्स अलोंग एक्स चाहता हूं, एक्स की दिशा का नेट फोर्स चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि डाइपोल अलोंग एक्स लिखो मल्टीप्लाइड बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ एक्स लिखो, आपका आंसर फटाक से निकल के आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, फिर तो ये यही तो है। अरे बोलो यही तो है ना। तो सर यही तो डिफरेंशिएशन ही तो है, पी डॉट ई का डिफरेंशिएशन यही तो लिखा आपने। मैंने कहा नहीं बेटा, एक्चुअली जब आप पी डॉट ई पहले कर लेते हो तो वहां बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। और अभी EX में तो ये बात थोड़ी तब भी सही लगती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो बात सही लग रही है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जब हम यही कहानी पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो वहीं पर मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है और वही मामला बिखर जाता है, खराब हो जाता है। आपने कहा मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अगर मैं यहां पर लिखता तो
यहां पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है। जब मैं यहां डिफरेंशिएट करता हूं तो सिचुएशन थोड़ी सी बदलती है। तो एक्स और पोलर कोऑर्डिनेट में आर कैप में एक्चुअली क्या फर्क होता है मेरे दोस्त, मैं उसकी छोटी सी बात आपके सामने पहले करता हूं, फिर मैं इसकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने समझाऊंगा ताकि आप यहां से अपना पोलर कोऑर्डिनेट का लेवल जो है वो इंक्रीज कर सके। जब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, इट हैज द फिक्स डायरेक्शन। सबसे पहली यूनिक पॉइंट अबाउट द कार्टेशियन क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कार्टेशियन की बात करें तो मेरे को यह पता है कि ये एक्स डायरेक्शन है, इसको मैं आई कैप से दर्शाऊंगा, ये जे कैप डायरेक्शन है और ये के कैप डायरेक्शन है। यहां पर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब आप कार्टेशियन की बात करते हो मेरे दोस्त, इन दिस केस जो डी आई बाई डी टी लिखो, मतलब आई कैप का वेरिएशन, या डी आई किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, डी आई कैप क्या होगा? आपने कहा सर डी आई कैप मतलब व्हाट डू यू मीन? एक्स एक्सिस की दिशा का परिवर्तन। अरे जब दिशा ही फिक्स है तो परिवर्तन किस बात का? ये जो फैक्टर है ये जीरो होता है। मतलब इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर फिक्स्ड। जबकि जब आप किसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर हम रेडियल फील्ड की बात करते हैं, तो थोड़ा माइनर आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप छोटी छोटी बातों को समझ सकें और इस पर बेस्ड कई सारे अच्छे क्वेश्चंस को आप कर सकें। ठीक है, हम्म हम्म अब जैसे मैं यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी पॉइंट को आर कॉमा थीटा से दर्शा रहे हो। ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी एक प्लेन की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमको भी अभी ज्यादा 3D में जाना नहीं है, तो हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को छोटा सा कंफ्यूजन होता है, तो बेटा ये दिशा आर है, क्या ये हमेशा यही दिशा आ रहेगी? आपने कहा नहीं 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 सर, जब ये आप यहां से घूम के इधर आओगे, क्योंकि जब आपका थीटा बदलेगा, ये थीटा है तो ये डायरेक्शन थीटा कैप, और एज यू मूव इनटू द प्लेन, द आर कैप कीप्स ऑन चेंजिंग, द आर कैप कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे आप सिचुएशन को बदलते हैं, जैसे जैसे आप आर और थीटा बदलोगे, वैसे वैसे आपकी सिचुएशन भी बदल जाएगी, मतलब आपका आर वेक्टर बदल रहा होगा। तो अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद आप यहां पर कुछ थीटा 1 पर आ गए, आपका आर 1 हो गया, जो आप किसी नई पोजीशन पर आ गए, तो अब ये डायरेक्शन आर कैप है और ये डायरेक्शन थीटा कैप है। In the polar coordinate system, what major thing that occurs is the direction is not constant and they are varying. तो अगर आप आर कैप चेंज करोगे तो आर कैप की दिशा थीटा के साथ बदलती हुई जा रही होती है, दिशा का परिवर्तन थीटा के साथ होता है। तो आप यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन वेरीज विद थीटा, डायरेक्शन वेरीज विद थीटा। आप थीटा चेंज कर देंगे, दिशा बदल जाएगी मेरे दोस्त। अच्छा सर कैसे? मैंने कहा चलो और जरा दिखाते हैं। तो बेसिक सा पॉइंट तो अच्छा सर, तो इसका क्या यूज? मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं यहां पर कोई भी एक पोजीशन वेक्टर लेता हूं जिसकी आर पोजीशन है, तो मैं आर को कुछ ऐसे दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि सर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक डिटेल वीडियो आपको बताया जाए जिसके अंदर मैं इसके बारे में और डीपली चलूं, तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके अराउंड भी एक वीडियो डेवलप कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज फंडामेंटली इसकी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं है, तो इसको बेसिक तौर पे समझाया है, इसके अंदर इन डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो यहां पर दो दिशाएं होती हैं, वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल डायरेक्शन, जिसको है, इसको हम नाम देते हैं बच्चों रेडियल, और इसको हम नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंशियल। और जब ये थीटा चेंज करेगा तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों चेंज हो जाएंगे। है भैया, बात समझ में आती है? आपने कहा सर हाँ, तो मैंने कहा तो नहीं,
आर वेक्टर को कैसे कार्टेशियन से रिलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया पोलर और ये हो गया कार्टेशियन। अब कार्टेशियन के थ्रू मैं आपको बस समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या वेरिएशन होते हैं और उसके थ्रू आप कैसे चीजों को समझोगे, वो एक बार जल्दी समझो। तो मैंने कहा देखो फटाफट, आर कैप क्या हो गया, आपने कहा वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, उसकी दिशा बन जाती है। तो आपने कहा ये आर वेक्टर, आर नीचे टक्का से मार दिया इधर, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है कि नहीं, बोल हाँ या ना। तो यूनिट वेक्टर हुआ किस दिशा का, आर कैप। थीटा कैप किधर है, इधर की तरफ, जिधर थीटा बढ़ता हुआ होगा। थीटा कैप किधर है, इधर की तरफ, जिधर थीटा इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ड्रॉ एंटी क्लॉकवाइज। ये जनरल कन्वेंशन हमारा है कि हम इस तरफ थीटा लेते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जनरली थीटा को ले रहे होते हैं, इसलिए मैं इस दिशा में इंक्रीज करता हूं, मान रहा होता हूं। अच्छा, थीटा कैप की दिशा कैसे समझाएंगे, आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल है, यहां से 90 डिग्री एंगल पर होगी, 90 डिग्री एंगल पर होगी ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बना कि नहीं बना, जल्दी बोल मुंह खोल। तो अगर 1 का कंपोनेंट लेंगे तो 190 माइनस थीटा, मतलब पीछे वाला कंपोनेंट साइन थीटा बना, ऊपर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा बना, मतलब ये एंगल थीटा होगा ना एक्चुअली। तो उसमें क्या लिखते हैं, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप। आपने कहा हुआ, मैंने ये दोनों दिशाएं आपके सामने डिफाइन की कि जब आप किसी थीटा एंगल पर होते हो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपकी दिशा जो होती है, रेडियल दिशा, जो रेडियल डायरेक्शन होती है, दैट इज डिफाइंड एज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। एंड आपकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, दैट इज डिफाइंड एज माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। बोलो यस और नो, पक्का है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इनके वेरिएशन से क्या होता है, अगर मैं इसको डिराइव कर, इनको डिफरेंशिएट करता हूं, तो डी आर कैप अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अरे बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी खुद से भी कर लो, पेन भी चला लो भैया, इनटू डी थीटा। तो अगर मैं डी थीटा कैप को करूंगा तो माइनस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा। इसको आप देखोगे तो इसको थीटा कैप बोला जा सकता है, इसको आप देखोगे तो माइनस कार कैप बोला जा सकता है। आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने यहां पर बताया कि देखो रेडियल डायरेक्शन थीटा के साथ वेरी करेगी, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, आपने कहा वो आ जाता है थीटा कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और अगर आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा के साथ बदलेगा तो उसका डायरेक्शन होता है माइनस कार कैप। आपने कहा सर अगर मैं डी आर कैप अपॉन डी आर कर दूं, तो मैंने कहा भैया थीटा आर के साथ थोड़ा ना बदलेगा। अगर मैं यहां पे दोनों में डी आर डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी डी आर डिवाइड हो गया, तो डी थीटा बाई डी आर, ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है ना, तो थीटा का वेरिएशन आर के चेंजेस तो होता ही नहीं है, थीटा का वेरिएशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट कैसा रहता है, जीरो, और ये इफेक्ट कैसा रहता है, जीरो। इसलिए आर कैप के रेडियस के चेंज करने से थीटा या दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब आप आर में आगे या पीछे जाएंगे तो आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने कहा हाँ सर बात तो समझ में आती है। मैंने कहा अच्छा भैया तुम अगर यहां होते तो भी यही रेडियल है, यही टेंजेंशियल है, मैं यहां पहुंच जाऊं तो, आपने कहा अगर इसी लाइन में हो तो यही रेडियल रहेगा और यही टेंजेंशियल रहेगा। मतलब आर के बदलने से दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन थीटा के बदलने से दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई भी चीज, बेटा ये बहुत बड़ी लर्निंग है और मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, यू विल नॉट गेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स वेरी फ्रिक्वेंटली। आपको ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेंगी, तो कृपया करके इस बात को बड़े मजबूती के साथ समझना। और अगर आप इसके और इन डेप्थ जाना चाहते हो तो मुझे बता देना, हम एक वीडियो भी बना देंगे भैया, है ना। और क्वेश्चंस देखे कि नहीं देखे, लास्ट में डिस्कस भी करूंगा। गॉस लॉ का एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस शीट में डाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द प्लेन, अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। जो अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में दूंगा ना, वो कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताऊं, और बाकी तो वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो भैया ऐप से प्रैक्टिस शीट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपकी कहानी बनती रहे। तो दो बातें समझ में आ गई, बोलो क्या, कि भैया थीटा के साथ दिशाएं बदलती हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट आर के साथ ही बदलती। आप यहां बैठो, आर को बदल लो जहां से जहां बदलना है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर थीटा को आपने बदला तो डायरेक्शन विल चेंज, एंड दैट इज द बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल थिंग। अच्छा सर, हाँ ये मेजर बात है। यस मेरे दोस्त, ये मेजर बात है। तो अब अगर मैं बात करने चाहूं और आपसे मैं बोलूं कि बताओ भैया कि कैसे मैं इंटरेक्शंस को शो करूं, कैसे मैं बताऊं, तो मैंने कहा चलो इसको समझाने के लिए, इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल समझा रहा हूं, और फिर हम वापस उस क्वेश्चन पे चलेंगे ताकि आपकी इसकी इन डेप्थ इतनी अच्छी नॉलेज हो जाए कि अब आप किसी की भी ऐसी तैसी कर सके, है ना मेरे भाई। तो जल्दी सुनना जरा ध्यान से, मैं बात करने जा रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट है क्योंकि बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन और इससे बेहतरीन डेरिवेशन आपको
बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं मिलेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मेरे दोस्त मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करूं, अगर मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करूं, और अब मैंने जो बेसिक पढ़ा है इसका बहुत यूज आने वाला है। मैंने आपको बोला कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक डाइपोल ऐसे रखा है, एक डाइपोल कहीं रखा है, इनके बीच का बताओ फोर्स क्या होगा। ये डाइपोल एक यहां रखा है ऐसे, और एक डाइपोल कुछ ऐसे रखा हो मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कुछ एंगल यहां पर आपको थीटा दिया गया है, कुछ एंगल यहां पे आपको साई फाई टी जो भी ले लेते हैं ना। एक को P1 ले लेते हैं, एक को P2। कैसे लिखें, कैसे लिखना होता है? सबसे पहली चीज जो बेटा हमें समझनी होती है, जब भी हम इन सिचुएशंस को डिफरेंशिएट करते हैं जहां पर हमने पहले अपने आप को गलत किया है, तो सबसे पहले बेसिक थंब रूल समझना कि फोर्स जब भी लिखा जाएगा, फोर्स जब भी लिखा जाएगा तो F इज ऑलवेज डिफाइंड एज पी आर इंटू डी ई बाई डी आर। अब इसको समझना कैसे करना है, प्लस पी थीटा इंटू डी ई बाई आर डी थीटा। आपने कहा मतलब ये क्या हो गया? मैंने कहा देखो मेरे दोस्त, जब आप इस सिचुएशन की बात करते हैं, जब आप किसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, तो यहां पर अब आपका वेरिएशन एक्स और वाई के साथ नहीं होता है। तो जब आप यहां पर बात कर रहे होते हैं, तो आपके रेडियल दिशा के छोटे डिस्प्लेसमेंट को डी आर के साथ, और थीटा कैप के डायरेक्शन के छोटे जैसे आपको एक्स डायरेक्शन के छोटे डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते थे बेटा, डीएक्स डीवाई से, वैसे ही जब आप पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर एक छोटा सा डेविएशन लेते हैं बाय सर्टेन एंगल डी थीटा, तो आपका जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है डी एस, दैट इज डिफाइंड एज डी आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप। डी आर को ऐसे लिख दें, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, डी आर इन आर कैप। तो जब भी हम यहां पर बात कर रहे थे, जैसे बेटा हमने पहले बात की थी, आपको पहले मैंने एक चीज छोटी समझाई भी थी कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स होता है, वो हमेशा वेरिएशन के साथ लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड हम लिखते हैं, और यहां पर हमने कई बार डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को निकाला भी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट, ई में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एंड वाई, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और हमने इस माध्यम से फोर्सेस को निकाला और समझा। लेकिन जब इन्हीं फोर्सेस को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने जाते हैं बेटा, तो पहली चीज तो हमारे पास ये निकल के आती है कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ आर डी थीटा होगा। और वहां पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम वहां पर दिशाओं को डिफरेंशिएट नहीं करते थे, क्योंकि दिशाएं फिक्स थी। लेकिन यहां पर हमें दिशाओं को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज द रूट कॉज ऑफ थिंग्स। तो अब आपने कहा अच्छा सर मतलब कहानी क्या है? मैंने कहा देखो बेटा, मैं अगर इसके कारण यहां पर लिखने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले इस बात को अगर आप समझोगे, तो क्या आप मेरी इस बात को समझ पाओगे कि यहां पर एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको आप लिखेंगे 2k p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक यहां पर लिख देंगे के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, जिसको आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं ई थीटा, दैट इज इन द थीटा कैप डायरेक्शन। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा यही दो फील्ड होती है, इन दोनों फील्ड की भी बहुत अच्छी बातें करूंगा। मोशन ऑफ चार्ज जब पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा कि इन फील्ड से कितनी प्यारा सिचुएशन निकल के आएगा, और इन फील्ड का इस पूरे सर्कल पर कैसा इफेक्ट होता है, हम वो सब चीजों को एनालाइज करेंगे, उन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जरा ध्यान से समझना इस सब चीजों को। तो आपने कहा कि सर अच्छा मतलब आप ये बात करो डीएस डीआर आर कैप आर डी थीटा की बात करें, तो सर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा यस। तो अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूंगा, तो फोर्स को मैं लिखूंगा बेटा दैट इज पी, जो भी इसका रेडियल कंपोनेंट होगा, इंटू डी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आर कैप की पूरी लिखी जाएगी, मतलब आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है दैट इज 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस इंटू आर कैप डायरेक्शन प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू
थीटा कैप डायरेक्शन, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर प्लस पी थीटा इंटू डी अपॉन आर डी थीटा विद द सेम वैल्यूज। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट। मैंने इन सब चीजों को आपके लिए पहले ही थोड़ा सा लिख के रख दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो और आप रिजल्ट्स को अपने साथ समझ पाओ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करता हूं और मैं चाहूंगा कि अगर आप खुद साथ में लिखोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। भूलना तो खैर छोड़ दो, क्योंकि देखो मैं एक बहुत बेसिक बात बताऊं ना, याद तो तुम्हें वैसे भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस का गेम होता है। याद कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन वहां फटाफट आएगा ना तो इसको इसके आने की संभावनाएं कम है, लेकिन अगर आएगा ना तो सिर्फ तुम ही कर पाओगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको किस तरीके से बैलेंस तरीके से लिखना है वो आपको समझना बहुत जरूरी है और उसकी रूट चीज को समझना जरूरी है। बहुत जगहों पर, क्योंकि जब इस सिचुएशन को आप समझते हैं या देखते हैं, बहुत जगहों पर थोड़ा गलत तरीके से बता दिया जाता है कि यू को डिफरेंशिएट कर दो, जहां यू जीरो आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा ना। तो आपको यू किसी एक जनरल थीटा पे मान के या जनरल फाई या जनरल साई पे मान के आपको करना पड़ेगा, देन यू कैन डिफरेंशिएट। वो भी एक मेथोडोलॉजी बन सकती है, बट हम सभी ने देखा कि फोर्स का जो रूट कॉज होता है वो पी का प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट प्रोजेक्शन क्या है, एक्स का, तो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, वाई तो वाई में, अब आर में तो आर में कैसे वेरी करेगी उसको समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप आर कैप दिशा में जाते हो तो उसका प्रभाव थीटा कैप दिशा में पड़ता ही पड़ता है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जब आपने ई को डिफरेंशिएट किया बेटा तो यहां पर जब आप आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब यहां पर आपने क्या लिखा, कीपिंग थीटा कांस्टेंट। अच्छा सर, अगर हम यहां पर थीटा की वैल्यूज की बात करें और थीटा को फिक्स करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दिशा का बदलाव जरूर यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि थीटा कैप आर कैप के साथ बदलती है दिशा, राइट। तो अगर हम यहां पे बात करें तो हमने इस cos थीटा के वैल्यूज तो समझा कि भाई ये तो ठीक है एक मैग्नीट्यूड है, क्योंकि भाई थीटा प्लस जी थीटा सेम ही रहने वाले, तो इनका तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपने कहा केपी cos थीटा सब बाहर आ गया, मतलब केपी cos थीटा। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस का 3 अपॉन आर, तो पहले आर क्यूब को डिफरेंशिएट किया, आर को एज इट इज, तो इसमें दो वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल हुए, ये दो, टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट किया, फिर डी आर बाई डी आर कैप को किया, ये जीरो हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ये दो वेरिएबल हो गए, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको जीरो कर दिया, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पहले फैक्टर में मिल गया पी आर मल्टीप्लाइड टोटल पी आर, एक 2 केपी कॉस थीटा इंटू 3 यहां पर आ जाएगा आर की पावर 4, यहां 3 केपी साइन थीटा अपॉन आर की पावर 4 इन थीटा कैप डायरेक्शन। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये पहला बन गया 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 केपी कॉस थीटा इंटू पी आर इंटू आर कैप डायरेक्शन अपॉन आर की पावर 4 माइनस 3 केपी साइन थीटा इंटू पी आर, पी आर मतलब पी का प्रोजेक्शन इन द आर डायरेक्शन, जो दूसरे वेक्टर का होगा, मैं आगे उसको पी आर की वैल्यूज को लिख भी दूंगा क्योंकि वो अलग अलग हो सकती है, अपॉन आर की पावर 4 बन गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट की बात की, आपने कहा अच्छा, तो इसको अगर मैं समराइज वे में लिखूं तो पूरे से 3 के पी इंटू पी आर बाहर आ गया, ये पहला फैक्टर बन गया, माइनस का 2 cos थीटा इंटू आर कैप माइनस का sin थीटा इंटू थीटा कैप। इन द सिमिलर वे मैंने सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर डी थीटा, तो ये वाला आर अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो जहां आर क्यूब था वहां आर की पावर 4, यहां भी आर की पावर 4। अब मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, अब मेरे लिए आर कांस्टेंट है तो ये और ये दो वेरिएबल हो गए, यहां पर थीटा और थीटा कैप दो वेरिएबल हो गए, तो वापस से चार टर्म बनने वाले। अगर मैं देखूं तो मैंने कहा देखो 2 केपी अपॉन आर की पावर 4 बाहर आ जाए, पी थीटा बाहर, सब बाहर आ गया, डिफरेंशिएट किसका करना है, 2 cos थीटा इंटू आर कैप का प्लस साइन थीटा इंटू थीटा कैप, इन्हीं दो का डिफरेंशिएशन तो है, बोल हाँ या ना। मैंने पहले इसीलिए लिख दिया तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोग आराम से देख सको, और मैं लिखूंगा तो एक आर आर इधर उधर हो गया ना, तो फिर तुम तो लोग कमेंट में बताते रहोगे आर नहीं लिखा था, अब कई बार आर गलती हो जाती मेरे साथ, है ना। तो 2 केपी और 4, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अच्छा मुझे बताना भी तुम लोग को ये पहले से मैंने लिख दिया ये ज्यादा बेटर लगा या मैं यही सॉल्व करता वो ज्यादा बेटर लगता, ये भी बताना, जो अच्छा लगे बताना, नेक्स्ट टाइम वही ट्राई करेंगे ना। तो माइनस का 2 साइन थीटा इंटू आर कैप और 2 cos थीटा इंटू डी आर कैप अपॉन डी थीटा। अच्छा ये बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए थोड़ा पहले लिखना भी जरूरी हो जाता है। अब बेटा यहां पर, क्योंकि यहां पर वेरिएशन आर के साथ था तो आर के साथ दिशाएं नहीं बदलती हैं तो कोई परिवर्तन, लेकिन यहां पर थीटा के साथ डिफरेंशिएट आपने किया है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दिशाएं परिवर्तित होती हैं, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वो वेरिएशन।
बात समझ में आ रही है? जब थीटा कांस्टेंट है, आप ये लिखते ना लिखते तो जीरो आना ही था, क्योंकि थीटा कांस्टेंट था, कोई वेरिएशन आना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉपर्ली लिखा उस चीज को ताकि आपको मन में वो चीज रहे। यहां पर आपका थीटा कैप आ जाएगा, तो आपने कहा सर 2 cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा आर कैप, इसको एज इट इज लिखा डी आर कैप बाई डी थीटा। डी आर कैप बाई डी थीटा अभी बताया, बोलो बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया क्या? ये बताया, देखो डी आर कैप बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है थीटा कैप, और डी थीटा कैप बाई डी थीटा माइनस का आर कैप। आपने फटाफट ये दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट अप किया। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ के पी इंटू पी थीटा इंटू आर के और 4 माइनस का 3 साइन थीटा आर कैप प्लस 3 कॉस थीटा इंटू थीटा कैप। तो यहां से एफ आर और एफ थीटा ये दोनों वैल्यूज हमारे सामने निकल के आ जाती हैं। अगर मैं इनके आर कैप को एक साथ ले आऊं और थीटा कैप यहां का और यहां का थीटा कैप एक साथ ले आऊं, तो रिजल्ट जो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स बनता है, इट्स कम्स आउट टू बी माइनस का 6 kp cos थीटा इंटू पी आर, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ द अदर डाइपोल इन द, अच्छा डाइपोल, ये तो केपी cos थीटा इसलिए कि डाइपोल के कारण फील्ड लगे। अच्छा यहां पर अगर कोई चार्ज होता तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देते फील्ड, लेकिन उसमें थीटा कंपोनेंट आता नहीं है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जनरेट हो पाती, तो मैंने इसीलिए दो डाइपोल का इंटरेक्शन रखा है। अब आपके लिए वो क्वेश्चन लल्लू हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। वो कौन सा? वो एरोडो वाला टक्का से भी होगा, देखो भी, क्योंकि ये इतना हैवी कर लिया ना। अब मामला सेट है दोस्त, लेकिन ये चीज, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज द वेरिएशन ऑफ डायरेक्शन, कि ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ता है कि कार्टेशियन से पोलर में जब आते हैं तो आपका आर कैप दिशा बदलना शुरू होती है और दिशा का रेट ऑफ चेंज होता है। थीटा बदलेगा तो आर कैप भी बदलेगा और थीटा कैप भी बदलेगा, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एफ आर की वैल्यू निकल के आ जाती, दैट इज 3 kp अपॉन आर 4 2 pr cos थीटा प्लस p थीटा sin थीटा, एंड सेम f थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है 3 kp अपॉन आर 4 माइनस pr sin थीटा प्लस p थीटा cos थीटा, एंड दिस इज द अगेन द बेस्ट रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग। याद कर सको, अगले हो का कैसे याद कर लो इतना सब? हमको तो नहीं होता भैया याद ये सब, लेकिन डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पता है कि जब थीटा कांस्टेंट हो तो दिशा में चेंज होगा नहीं, ये दो फैक्टर आते नहीं, यहां दो ही आते हैं, यहां चार बनते हैं, और ये बहुत कम जगह पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है तो फटाफट कर लेना। तो इरोडो का क्वेश्चन, तो इसलिए बेसिक्स समझ लो, बेसिक कि सर डिफरेंशिएट करेंगे थीटा कैप का वेरिएशन आएगा, वो लिखना पड़ेगा, बस वो बेसिक है, वो समझ लिया तो ये लाइफ भूला लाला झिंगा लाला है ना। तो रेडियल एक्शन का फोर्स कितना आ गया? अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो 3 kp पर आर क्यूब 2 pr cos थीटा इंटू p थीटा sin थीटा। अच्छा अगर आपने यहां पर दिया था तो p2 का वेरिएशन, ये जो pr कंपोनेंट बनेगा, pr क्या हो गया? p2 cos ऑफ अल्फा, और ये क्या बन गया? p2 sin ऑफ अल्फा, दैट इज pr p थीटा। तो इसके दो वेरिएशन बन गए, आपने कहा बिल्कुल सही है। इसको p1 लिख देते, तो मैंने इसको p1 लिख दिया और pr की जगह मैंने लिख दिया p2 cos अल्फा। अच्छा अल्फा फाइव अलग अलग हो जाएगा, तो मैं यहां पे 5 लिख देता हूं ताकि इजी रहेगा। इसको 5 लिख देते हैं ना, तो ये 5 बन जाएगा, दिस इज 5 राइट। तो यहां पर आ गया बेटा पी आर की जगह cos 5, तो 2 cos थीटा और पी आर वाला cos 5, P2 बाहर निकाले, ठीक है ना। और यहां पर P थीटा लिखना था तो यहां sin 5 आ गया इंटू P2 बाहर निकल के आ गया, यहां पर माइनस का cos 5 sin थीटा बन गया। जब हम यहां पर बात करते हैं इन द वेरी सिमिलर वे बेटा, जैसे यहां पर आप देखोगे तो पी आर साइन थीटा और पी थीटा कॉस थीटा, तो पी थीटा कितना था? इनका थीटा क्या मतलब साइन थीटा फैक्टर आएगा, और पीआर में cos 5 मतलब पी थीटा में cos साइन 5 और पीआर में साइन 5, दो फैक्टर यहां बन गए। तो यहां पर ये फैक्टर बन जाएगा माइनस cos 5 साइन थीटा इंटू साइन 5 इंटू cos थीटा। तो अब यहां से मेरे पास एक जेनरिक फोर्स निकल के आ जाता है जो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स हो गया। इट इज वेरी सिंपली वी कैन डिफाइन इट एज एफ आर इज इक्वल टू ये माइनस का 3 टाइम्स के P1 P2 अपॉन आर की पावर 4 इंटू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन 5 इंटू साइन थीटा, एंड एफ थीटा यहां पे डिफाइन हो जाता है जाके, दैट इज डिफाइंड एज बेटा दिस वन। अगर आप इसको चाहोगे तो इसको लिखा जा सकता है साइन 5 माइनस थीटा ना, तो 3 k टाइम्स ऑफ P1 P2 अपॉन आर की पावर 4 अप इंटू साइन 5 माइनस थीटा।
दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग ओवर ईयर, और इसके थ्रू आप किसी भी ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं। जल्दी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं बेटा यहां पे, और तो क्या आप मुझे वो क्वेश्चन बता पाएंगे? सॉरी, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू डाइपोल्स? दो डाइपोल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है मेरे दोस्त? ये दो डाइपोल है, इफ बोथ आर, अरे ये एक यहीं रखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, बोथ आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने कहा सर कैसे सोचे? मैंने कहा देखो बेटा, ये P1 है, ये P2 है, पहले इस बात को समझो कि आर वेक्टर किधर है। तो आपने कहा P1 के लिए सोचेंगे तो ये वाला आर वेक्टर बना, आपने कहा सर ये आर वेक्टर बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर ये आर वेक्टर है तो यहां से जिस एंगल पर ये है तो थीटा कितना हुआ? आपने कहा 0 डिग्री हुआ, क्योंकि P1 तो आर वेक्टर की दिशा में, जबकि मैंने जनरल डेरिवेशन में यहां पर आपको बताया कि भैया ये वाला वेक्टर आर था, तो आर वेक्टर से किसी एंगल थीटा पे था कि नहीं था, और ये आर वेक्टर से किसी एंगल अल्फा पे था, तो यहां पर इसका अल्फा एंगल कितना हो? तो आपने कहा ये आर वेक्टर से π/2 एंगल पर है, तो इसका मतलब इसका जो अल्फा हो जाएगा या फाई हो जाएगा, सॉरी जो फाई हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी π/2। इसलिए यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात को समझते हैं कि जब भी हम यहां पर बात करें तो वी कैन पुट अप द वैल्यूज, और अगर हम यहां पर लिखें कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 तो मतलब ये वाला फैक्टर खत्म, थीटा 0 और फाई π/2, तो यहां से ये वाला फैक्टर में आएगा, और यहां पर तो ये π/2 तो ये वाला फैक्टर भी 0। सोचना जरा ध्यान से, तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और फाई की वैल्यू π/2 है, तो ये रेडियल डायरेक्शन का फोर्स तो निपट ही गया। सोच के देखो ना, रेडियल डायरेक्शन का फोर्स तो निपट गया। किसमें आएगा? आपने कहा यहां पर फाइव माइनस थीटा करोगे तो π/2 निकल के आ जाएगा, फाइव माइनस थीटा π/2 मतलब एफ थीटा जो आ जाएगा ये थीटा के डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 3k P1 P2 अपॉन r की पावर 4, और एफ रेडियल कैसा हो जाएगा? आपने कहा 0, कोई फोर्स नहीं आएगा इसमें। क्या ये वाली बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से इस वाले पॉइंट को लिख लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, इसको लिख जरूर लें। लिख लिया बेटा? तो मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो इन दिस ओरिएंटेशन जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ थीटा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ k P1 P2 अपॉन r की पावर 4 इन थीटा कैप डायरेक्शन, ना ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा। अच्छा भैया, अगर मैं सेकंड इसके पहले इसके बाद वाला केस देखूं, मैंने कहा भैया अगर बताओ एक डाइपोल ऐसे रखा है और इसी की दिशा में एक और डाइपोल रख दिया जाए इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, P1 P2, अब बताओ इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? अगर एक P1 है एक P2 है, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या हो गया? आपने कहा इसमें थीटा भी 0 डिग्री हो गया और फाई भी 0 डिग्री हो गया। तो अगर ये दोनों के दोनों 0 डिग्री हो गए, मैंने कहा जल्दी से यहां डाल के देखते हैं भैया। अब नया केस सोचे, तो अगर यहां पर थीटा 0 डिग्री हो गया और फाई भी 0 डिग्री हो गया, तो थीटा 0 डिग्री पे ये निपटा और फाई 0 डिग्री पर ये भी 1 ये भी 1, तो ये 2 वाला कंपोनेंट तो बच जाएगा। मतलब एफ आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 6k P1 P2 अपॉन r की पावर 4 इन आर कैप, मतलब रेडियल डायरेक्शन में अंदर की तरफ, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स बनेगा। और थीटा क्या बनेगा? चलो इसको तो बाद में लिख देंगे। अब यहां पर एफ थीटा कितना बनेगा? तो आपने कहा फाइव और 0, तो आपने कहा सर इन दिस केस एक तो ये बनेगा और इस केस का एफ थीटा कितना हो जाएगा? 0। आपने कहा बहुत बढ़िया, तो दिस विल बी द, तो यहां पर आर आ जाएगा दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, 6k P1 P2 अपॉन r की पावर 4 इन आर कैप डायरेक्शन, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स। एक बार जल्दी सभी लोग मुझे कमेंट में बताओगे होमवर्क की तरह कि भैया बता दो जरा कमेंट में कि अगर एक डाइपोल को मैं ऐसे रख दूं और एक डाइपोल इसके एंटी पैरेलल रख दिया, पैरेलल रख दिया जाए किसी दूरी पे, पैरेलल इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, डाइपोल पैरेलल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा बता दोगे तो मजा आएगा, ठीक है।
दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जो हमको समझनी थी। तो अब मैं वापस से इरोडो के उसी क्वेश्चन को एक बार जल्दी से आपके सामने क्विकली लेके आ रहा हूं कि देखो भाई, जब आपने इस चीज को लिखा ना यहाँ पे, तो वहां पर हम क्या गलती कर रहे थे अब समझो। आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फटाफट नहीं लिखना। जैसे यहां पे डाइपोल बना और आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा, तो आपने कहा ये पी किधर की तरफ है, पी थीटा कैप डायरेक्शन में। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बराबर 2k लैम्डा बाई आर इन आर कैप डायरेक्शन। तो फोर्स क्या होगा, तो आपने कहा फोर्स हो जाएगा एफ बराबर पी आर इंटू डीई बाई डी आर प्लस पी थीटा इंटू डीई बाई आर डी थीटा। ये फोर्स होगा। यहां पर पी आर 0 है तो ये वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया। आपने कहा यस बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने कहा यहां पर क्या बचा, आपने कहा सर यहां पी थीटा मतलब पूरा का पूरा पी थीटा पी पे ही है। तो पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, आपने लिखा 2k लैम्डा बाई आर इन आर कैप डायरेक्शन। इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर डी थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, P इंटू 2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर इंटू, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। जब हम थीटा के डिफरेंशिएट करते हैं यहां पे कीपिंग आर कांस्टेंट रहेगा, याद रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है कीपिंग आर कांस्टेंट, और यहां पर आ जाएगा डी आर कैप बाई डी थीटा। तो यू विल गेट द इमीडिएट रिजल्ट ओवर हियर, दैट इज 2k लैम्डा इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू थीटा कैप। आंसर, वन लाइन सॉल्यूशन, काम खत्म, पिक्चर क्लोज। क्या ये पिक्चर समझ में आई? एक लाइन खड़ा 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 खड़ा। अब यही कंफ्यूजन था, यही जीरो कर दे रहे थे बार बार, यही पी डॉट ई लिखते थे जीरो कर। अरे क्यों पी डॉट ई लिख के जीरो कर रहे हो भाई? पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो देखो क्या हो रहा है थीटा कैप की दिशा में, देन ओनली यू कैन गेट, एंड दिस इज द बेस्ट रिजल्ट यू आर गेटिंग इट ओवर हियर। और आई थिंक ये बेस्ट लर्निंग है आपके पास जो आपको लेके जानी चाहिए। अब मैं यहां से आपको रिलेट करने जा रहा हूं एक और बहुत ही प्यारे कंसेप्ट के साथ, डाइपोल के। अच्छा नेक्स्ट, कितने लोग इमेज चार्ज मेथड पढ़ना चाहते हैं? भारी और अर्थिंग कंडक्टर्स, और क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं, तो एक बार जल्दी से बता भी दीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा है, जेई 2019 में आया। द इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट पी नॉट बराबर पी नॉट बाई रूट 2 आई प्लस जे इज हेल्ड फिक्स्ड एट ओरिजिन ओ इन द प्रेजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर centered at origin as shown in the figure, then the correct statement is R। रेडियस क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ये कैसे सोचें? कई जगहों पर आपने देखा कि अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कई लोगों ने बोल दिया कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड यही है कि आपको यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसके बराबर होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी दिशा में होना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल कर सके, राइट, ताकि कोई भी फील्ड अलोंग द सरफेस ना रहे, जो भी फील्ड रहे वो सरफेस के परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपने कहा कि सर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस जीरो, तो इसका मतलब ई आउट इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल। और इसी को आपने इक्वेट करके ई नॉट को इसके बराबर किया, डायरेक्शन को आपने इक्वेट कर दिया कि डायरेक्शन फिक्स हो गई है, एंड फ्रॉम देयर आपने रेडियस को इक्वेट कर दिया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पर, वह इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और वहां से आपने रेडियस को भी निकाल लिया। क्योंकि डाइपोल क्या होता है, ई बराबर कितनी होती है डाइपोल की इक्विवेलेंट पोजीशन पे, के पी नॉट अपॉन आर क्यू, यही तो होती है। देखो भाई, तो आपने कहा आर बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये इसके बराबर हो जाएगा, तो के पी नॉट अपॉन ई का होल पावर 1/3। फ्रॉम हियर यू हैव डिफाइंड, बट अंदर से कभी खुशी नहीं मिलती ना ऐसे सॉल्यूशन को देख के कि सर बाकी जगह पर क्या हो रहा होगा, सर यहां पर कैसे ऐसा हो रहा होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर और थीटा में होती है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर, यहां पर क्या कहानी बन रही होगी, ऐसे कई सारी बातें अपने मन में आती हैं। इसके लिए मैं एक इस पूरे क्वेश्चन को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैसे होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का इन डेप्थ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, और इस पर एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज सिंपली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द बिग कैविटी। द बिग कैविटी, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। A point electric dipole with moment P is placed in external uniform electric field whose strength is given as E naught and P is parallel to E naught.
In this case, one of the equipotent surface enclosing dipole forms a sphere. Find the radius of this. ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी इरोडो के अंदर था, तो वहीं से लगभग सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहां पर पूछा गया। इसीलिए मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराता हूं जहां पर ये फिनोमिना बनते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं और आपको अगर इनडेप्थ नॉलेज होगी तो आप बहुत फटाफट ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसको करना कैसे, जरा इसको ध्यान से समझना। जब हम यहां पर बात करते हैं किसी डाइपोल की और इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो यहां पर एक फिनोमिना नजर आता है और एक सबसे प्यारा कंसेप्ट नजर आता है, और वो कंसेप्ट है जिसको मैं चाहता हूं कि आप सबको कोच्चे में याद कर लो। पहले कोच्चा रिमेंबर यार, अगर किसी भी एक ये क्वेश्चन भी आपके इरोडो का ही क्वेश्चन है, आई थिंक 3.16 होगा, आई थिंक सो 16 या 17 ऐसा कुछ है, देख लेना एक बार, याद नहीं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो इसको इस कंसेप्ट के अंदर आपसे पूछा गया कि अगर किसी भी एक ये एक हॉलो स्फीयर है बेटा, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ना थीटा के साथ वेरी कर रही। कैसे वेरी कर रही बेटा? थीटा के साथ बदल रही, और चार्ज डेंसिटी दे दी गई सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा। उसमें ए डॉट आर से लिखा है, मैंने थोड़ा इसको इजी फॉर्मेट में दे दिया, दैट इज सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके सेंटर पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, आपने फंडामेंटली देखा तो सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन निकल के आ जाती है। आप एक डिस्क एलिमेंट लेते हैं, और मैं इस पर ज्यादा समय इसलिए व्यतीत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे कई सारे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अनडाउटेडली किया ही होगा, और जिन्होंने क्लास में किया वो तो करते ही। तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट बनेगा, एक रिंग एलिमेंट लिया, रिंग की रेडियस यहां पर अगर आप देखेंगे तो रेडियस कम्स आउट टू बी आर साइन थीटा, और ये दूरी जो हो जाएगी ये हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो अगर आप रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो k इंटू डी क्यू, दैट इज आर कॉस थीटा, k डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, राइट। तो आपने यू पुट द वैल्यूज ओवर हियर, और यहां से डी क्यू की वैल्यूज को लिखा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। जब भी हॉलो सरफेस होती है हमेशा हमेशा सरफेस की दूरी लिखी जाती है, ये याद रखना। यहां पर आपने थिकनेस आर डी थीटा लिखी है, यहां पर थिकनेस ये नहीं लिख सकते हैं आप यहां पर कि आप डी आर लिख दें सर थिकनेस, ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज यू हैव टू राइट द थिकनेस आर डी थीटा। जब भी आप एक एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमेशा थिकनेस के लिए इस सरफेस एलिमेंट लिया जाता है, ना कि थिकनेस एलिमेंट लिया जाता है। सरफेस एलिमेंट लेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, दैट इज आर डी थीटा। अगर कोन है तो डीएल के दिशा में वहां डीएक्स नहीं, अगर सॉलिड कोन है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उस केस में फिर आप उसके थिकनेस पे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको आर डी थीटा लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। एंड अगर हम इसको ड्राइव करते हैं दैट इज के डी क्यू आर कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, और अगर हम यहां पर देखें बेटा तो जैसे डी क्यू को वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो एक आर यहां आ गया, एक आर और आ गया, तो ये कट जाएगा। पहला आर एक यहां से कट चुका था आर क्यूब वाला, तो एक आर कैंसिल हो गया और एक दो आर और कैंसिल हो गया, तो यहां पर बन गया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा ये। एंड अब इस इंटीग्रेशन को 0 से लेके पाई तक, क्योंकि ये लिमिट थीटा बराबर 0 डिग्री शुरू होगी और अंत होगी थीटा बराबर पाई पर। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो पूछा गया, इसका आंसर सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसमें पता है एक बहुत अमेजिंग पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? Find the electric field at any general point inside the sphere due to this charge distribution. This charge distribution is really amazing. जब हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फिनोमिना समझा रहे होते हैं, दैट कम्स ओवर हियर। एज्यूम करो इसको ऐसे, पहले ऐसे समझो, एज्यूम करो कि मेरे पास एक सर्कल है जिसपे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर हम समझा रहे हैं गेम ऑफ कैविटी, गेम ऑफ डाइपोल, गेम ऑफ इक्वल पोटेंशियल फील्ड्स के बारे में, इक्विपोटेंट सरफेस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास कई सारे कंसेप्ट है जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से नजरें प्रॉपर रहें। हाँ, अब मैंने कहा बेटा मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर मेरे पास एक बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, यहां पर मेरे पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। जरा ध्यान से देखना। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर समझो।
मैंने पूछा कि यार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सेंटर पे तो निकाल ली, यहां पे कितनी होगी? आपने कहा सर यहां कैसे बता सकता हूं, यहां पे तो इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा देख मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पे तुमसे बोलूं, क्या तुम मेरे से बोल सकते हो कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के इसके ऊपर लेके जाऊं तो इस रीजन में क्या बनेगा? पहले समझाओ। यहां पर क्या बनेगा? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो यहां पर जीरो चार्ज रीजन बन जाएगा। और इसका सेंटर मान लेते हैं C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2 है। अगर मैं पूछता कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी भी पॉइंट P पर, कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P? तो आप बोलते हैं सर समेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण निगेटिव चार्ज था वहां से उसकी तरफ होगी और जो पॉजिटिव था उसके कारण। तो आपने कहा एक तो ये हो जाएगी और एक C1P की तरफ ऐसे हो जाएगी फील्ड। तो आपने कहा कितनी होगी? तो मैं आपने कहा सर देखो बहुत सिंपल सी चीज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर कितनी हो गई? आपने कहा रहा है भैया ये हो गई जाके रो R हो गया C1P विद अ निगेटिव साइन, क्योंकि निगेटिव पे तो एक तरफ वाले का रो C2P माइनस C1P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन होके बाहर आ जाता है। हमको पता है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इट सिंपली कम्स आउट टू बी C2P माइनस C1P। आपने कहा सर बहुत बढ़िया बात, तो ये रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट यही तो होती है। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई और C2P माइनस C1 कितना हो जाता है? आप सभी को पता है E बराबर रो इंटू C2 C1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर। ये हमने बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे पढ़ लिया था, पढ़ दिया था कि नहीं पढ़ दिया था, है ना? तो इनसाइड दिस ओवरलैपिंग रीजन जहां पर ये कैविटी जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। अब यहां पर अपने इरोडो बाबा आए, उनका एक काम करो यार, इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल पास ले आओ, बिल्कुल डीएल दूरी पे ले आओ। अच्छा तो क्या होगा? चलो पर इसको एक बार दिखाता हूं, फिर थोड़ा सा मैं लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में। अगर आप इनके बीच की दूरी डीएल कर दी, मतलब ये दूरी भी डीएल है और ये दूरी भी डीएल है। यहां पर क्या होगा? आपने कहा यहां निगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होगा और एक यहां पॉइंट पे जीरो चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर होगा? आपने कहा यहां पर। सबसे कम कहां होगा? आपने कहा यहां पर। सबसे ज्यादा निगेटिव कहां होगा? आपने कहा यहां पर। सबसे कम मतलब जीरो चार्ज कहां होगा? आपने कहा यहां पर और यहां पर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब चार्ज क्या इस सरफेस पर यूनिफॉर्म दिखाई पड़ रहा है? आपने कहा नहीं सर अलग अलग है, द चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर, इट इज चेंजिंग, यहां पे ज्यादा है यहां पर कम है। अच्छा कितना चेंज हो रहा है? मैंने कहा अगर मैं सोचूं तो एक डी थीटा एंगल के हिसाब से सोचने की कोशिश करूं कि भाई देखो एक छोटे एरिया में कितना गया। अगर मैं यहां का एक छोटा सा एरिया डीए ले लूं, मान लेते हैं ये डी है क्योंकि बहुत पास डिस्टेंस है डी है, तो सोचना जरा मेरे दोस्त, अगर ये दूरी कितनी रही होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो सबके सब डीएल मूव किए होंगे। तो अगर मैं यहां पर सोचूं तो इन दो एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो आपने कहा सर ये दूरी अगर डीएल है तो ये वाली दूरी रह जाएगी डीएल कॉस थीटा। तो ये छोटा इसके बीच की दूरी कम होती जा रही है ना, या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो थीटा फैक्टर अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल और छोटा हो जाएगा। तो आपने कहा सर इस छोटे से इलाके में कितना चार्ज दबा हुआ है? तो आपने कहा देखो सर यहां का चार्ज डी क्यू अगर मैं लिखूं या डेल्टा क्यू अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू इज सिंपली इक्वल टू डेंसिटी इंटू यहां का एरिया अगर डीए लिख लें और इसकी लंबाई हो जाएगी डीएल कॉस थीटा। तो ये छोटा सा वॉल्यूम बन जाएगा रो डी इंटू डीएल कॉस थीटा। आपने कहा बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ रही मेरे को। तो आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां पर देखो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? आपने कहा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए या डीए जो हमने छोटा सा एरिया माना हुआ है, रो इंटू डीएल कॉस थीटा। अच्छा रो और डीएल ये तो छोटी दूरियां ही तो हैं, डीएल इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज बिटवीन टू चार्जेस जो हमने मानी हुई है। तो आपने कहा वाह यार
ये तो खुशियां ही खुशियां बन गई अपने लिए। क्या बन गया? आपने कहा ये देखो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, आपने कहा सिग्मा होता है। क्या लिखते हैं इसको? आपने कहा इसको लिखते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर इसको लिखते हैं चार्ज डेंसिटी तो ये कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर ये हो जाएगी रो डीएल कॉस थीटा। इसको मैं मान सकता हूं सिग्मा नॉट, ये तो कांस्टेंट ही है ना मेरा भाई, इंटू कॉस थीटा। खत्म। आपने कहा अरे वाह ये तो वही वेरिएशन बन गया जो पहले था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया आपने कहा। अब देखो, आप पूछो मेरे से। अब देखो यहां से मैं कितने क्वेश्चन एक साथ एक बार में सॉल्व करा देता हूं। कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब देखना है एक ही लाइन में। मैंने कहा अच्छा ये बात सही है, इसके मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो इंटू डीएल। अच्छा अभी हम लोग निकाली ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। तो आ जाएगा रो इंटू सी सी डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही तो बनेगा। तो आपने कहा रो इंटू सी सी डैश कितना हो गया? आपने कहा डीएल, रो इंटू डीएल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और कंपेयर करो तो देखो ये तो वही है, सिग्मा नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई यही तो था, वापस से वही आ गया। रो डीएल तो सिग्मा नॉट ही है ऐसे। अच्छा सर ये तो बढ़िया हो गया काम। अच्छा सर यहां पर अगर मैं बाहर से देखूं तो ऐसा दिख रहा है कि दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के बहुत करीब रखे हुए हैं, मतलब उनपे ये आर रेडियस के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। इन क्यू और माइनस क्यू के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। आपने कहा हाँ सर ये बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि हाँ कुछ आ रहा है। तो अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि मैं आउटर स्पेस की बात कर सकता हूं बेटा, इनको पॉइंट चार्ज आप तभी मान सकते हैं जब आप बाहर से देख रहे हैं, इनसाइड से ये पॉइंट चार्ज नहीं रहेंगे। तो जैसे आप इनर सरफेस पर आते हो यू कैन नॉट ट्रीट देम लाइक इट, यू कैन ट्रीट इट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द आउटसाइड, तभी आप इसके तो मतलब सरफेस इफेक्ट पर ये बात लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि प्लस क्यू माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जब प्लस क्यू और माइनस क्यू के सॉलिड है तब ऐसा हो रहा है, डाइपोल का ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सरफेस पर सोचूं तो मैं इसको एक डाइपोल की तरह कंसीडर करता हुआ मान सकता हूं। तो नाउ द सिचुएशन केम कि हम अब बात करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल। तो अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो मैंने कहा देखो, अगर मैं सरफेस के बाहर हूं, दोनों कंडक्टर की सरफेस के बाहर हूं, जो दो कंडक्टर आपने कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं, अगर मैं इन दोनों की सरफेस से बाहर हूं तो मेरे को यह तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि भैया देखो अगर एक प्लस क्यू चार्ज यहां एक माइनस क्यू चार्ज यहां है तो फॉर एनी आउटर पॉइंट, और ये दूरियां बहुत कम है, एक्चुअली डीएल तो बहुत कम है ना, एक्चुअल डीएल तो बहुत कम है ना, एक्चुअल डीएल तो बहुत कम है ना, तो ये ऑलमोस्ट एक रेडियस आर की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये ऑलमोस्ट एक रेडियस आर की तरह बिहेव करेगा तो बोल सकता हूं फॉर एन आउटर पॉइंट वी कैन कंसीडर इट लाइक अ डाइपोल, हम इसे डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से रखता, इफ आई कंसीडर इसको मैं बाहर से रखता, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाहर से लगा रहा है और ये जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इधर डेवलप की दैट इज रो डीएल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो काम हो जाएगा। आपने कहा हाँ भैया बात तो बिल्कुल सही है। तो सर यहां पे रो डीएल मतलब ये तो सर डाइपोल तो नहीं बनाना। मैंने कहा बन जाएगा। क्यू बराबर क्या है? आपने कहा क्यू बराबर है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा बस, तो उसकी जगह लिखना सीखो तो सही। तो अगर Q और माइनस क्यू के बीच की दूरी dl है तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो जो सरफेस पर मिलेगी, अगर ये Q और माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज होते तो इनके सरफेस पर तो यही इफेक्ट आता जो एक स्फीयर का इफेक्ट है, क्योंकि भैया स्फीयर आउटर के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह ही तो बिहेव कर रहा होता है मेरे दोस्त। तो देन वी कैन से, तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखता तो मैंने कहा देखो भैया ये लिखा है रो और ये लिखा है डीएल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने कहा सर रो को लिख सकते हो 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो आपने लिखा इसको लिख सकते हैं 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीएल। थ्रिक्की से थ्रिक्की कैंसिल, q इंटू डीएल। आपने कहा q इंटू डीएल क्या हो गया? यही तो डाइपोल मूवमेंट है भैया, इंटू आर क्यूब। तो ये क्या बन गया? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अरे वाह! अगर आप चाहते हो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव कर जाए, मतलब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसको समझो पहले क्या लिखा है।
कि इस आर रेडियस के करेस्पॉन्डिंग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आती हुई दिखाई पड़ेगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रही होगी ओवर द सरफेस, जिसके कारण ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन रहा होगा। तो अगर इक्वी सरफेस बन रहा होगा तो ई नॉट शुड बी इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो फ्रॉम हियर सॉरी पी डाइपोल, तो हमने आउटर के लिए डाइपोल की तरह ट्रीट किया है, तो उसके लिए हमने सिंपल से एक कंडीशन बना ली बच्चा, जिसके थ्रू हम इसको और आसानी से समझ पाए। और यहां से अगर मेरे से आर पूछा गया, जो कि मेरे से पूछा गया था, दैट इज पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की होल पावर 1/3। तो दिस इज द बेसिक्स, जहां से ये एक्चुअल चीज निकलकर आ रही है, जहां से आपने इस पूरे डेरिवेशन को देखा, जहां से आपने इस पूरी चीज को समझा कि यार देखो, एक डाइपोल को अगर मैं समझूं तो मैं एक, क्योंकि देखो डाइपोल का पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के डिफाइन कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट इस माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो और आसानी से कनेक्ट भी कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ जाती है मेरे भाई लोग? कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका तो नहीं? अच्छा सर, ये बात मेरे को समझ में आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात हो गया, तुमको ये बात समझ में आ गई, तो बस यहां का रिश्ता वही, सोचना ही। बोलो क्या? मैंने कहा मेरे भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इसके सरफेस पर आपसे पूछा गया फाइन, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? फाइंड चार्ज डेंसिटी एट एन एंगल थीटा। आपने कहा कंडक्टर है तो क्या होगा सर? चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब यहां कुछ माइनस आएगा और यहां कुछ प्लस आएगा। हाँ सर, ऐसा तो होगा। यहां ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, यहां से फिर इमेनेट होके बाहर निकल जाएंगी। हाँ सर, बात तो सही है, बट यहां क्या होगा? मैंने कहा यार देख, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी यार सोचो? यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्म फील्ड को कैंसिल करना है। अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड को अंदर की तरफ कैंसिल करना है तो इधर से भी एक यूनिफॉर्म फील्ड का झोंका चाहिए, और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड का झोंका हम सारे साथ कब बन जाता है? तो आपने कहा कि सर जब सिग्मा कॉस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि वो एक कैविटी स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है, क्योंकि वहां पर थीटा के साथ वेरिएशन हो रहा होता है, तो वहां पर एक कैविटी बनती है। तो अगर मैं इसको कैविटी की तरह सोचूं तो ई नॉट can be defined as, that is sigma naught cos theta upon, sorry, sigma naught upon 3 epsilon naught। तो सिग्मा नॉट कितना निकल के आ गया? 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। थीटा पे क्या होगी चार्ज डेंसिटी? आपने कहा सर सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज डिफाइंड फ्रॉम हियर, तो यहां पर कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज आएगा। आंसर खत्म। सोचो ना, एक लाइन, एक लाइन, खत्म पिक्चर। बात समझ में आती है? कोई चैलेंज, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका? अब एक और बड़ा प्यारा सा पॉइंट आता है, दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड और आई वांट यू टू सॉल्व इवन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन आ चुका है। अब यहां से हम चर्चा करेंगे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, की कैसे बदलता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और किस रीजन में कैसा होगा। बोला गया चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed v in electric field of dipole p is equals to p naught I cap. Define possible center and radius of charge. पॉसिबल सेंटर क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। यार कैसे बताएं ये? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो जल्दी से लगा लो दिमाग, लगा लिया दिमाग बच्चों? तो अब इस क्वेश्चन को पॉज करें, जिन्होंने अभी दिमाग नहीं लगाया, जो सोच रहे हैं पॉज करके एक बार अच्छे सोच ले। मैं अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से अब देखना।
क्वेश्चन ऐसा है कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आपने देखा है, मतलब इट इज नॉट द वेरी बिग क्वेश्चन, बट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे सोचना है। अब आपको बोल दिया गया कि एक चार्ज पार्टिकल Q है जिसका मास m है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल। आपने कहा सर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कैसे पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज मूव करेगा, हाउ एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल। तो ये मन में थॉट आता है, और थॉट आना जेन्युइन भी है भाई। तो अब जरा समझो कि ये एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कैसे कर सकता है। तो आपने कहा कि सर देखो, अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका सिर्फ एक लॉजिक ये बैठता है कि उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, किधर की तरफ, एक सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, राइट, जो उसको एक सेंट्रल एक्सेलरेशन प्रदान कर रहा होगा। तो आपने कहा इसका मतलब सेंटर की तरफ एक फिक्स फोर्स चाहिए। और आपने कहा कि सर अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर तो यहां से ऐसे घूमता हुआ जा रहा होता है। भाई अगर मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बन रहा होता है, यहां पर एक्सेस के अराउंड, यहां पर फिर ऐसे घूम के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल, मैंने कहा था ना डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होती है। अब इसी को आप पूरा घुमा दो तो 3D में बन जाएगा। अब यहां पर कई बच्चे कई बार 3D भी सोच लेते हैं। तो दिस इज हाउ अ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स। इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और ऐसे टेढ़ी हो रही होती है, फिर यहां पर पीछे की तरफ, और यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम के आ रहा होगा सॉरी ऐसे, और यहां से ऐसे। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स। अब आपने कहा सर यहां चार्ज कैसे घूम सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, सर्कल मोशन कैसे कर सकता है, इसके अराउंड तो नहीं हो सकता, ये सर्कल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इधर लग रहा है कभी इधर, हमें सेंटर की तरफ चाहिए फोर्स, द फोर्स मस्ट डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। बोल हाँ या ना, दिमाग आ रहा है। और सर एक सेंटर की तरफ कैसे फोर्स डायरेक्ट करेगा, चार्ज रखा है, मतलब क्या हो सकता है। आपने कहा देखो सर, अगर मैं देखूं तो पहली चीज तो समझ में आती है कि अगर एक सिमेट्रिकल स्पेस की बात की जाए तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि सर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही है, तो डाइपोल के चारों तरफ तो सर्कल नहीं बनने वाला, दिस इज फॉर श्योर, राइट, पक्का है, ये तो क्लियर है। आपने कहा सर डाइपोल के कहां बनेगा, मैंने कहा यार देख कहीं और बन सकता है, किसी और सेंटर कहीं और, क्योंकि यहां से पूछा भी पॉसिबल सेंटर क्या होगा। आपने कहा सर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कहीं बन रहा हो। मैंने कहा देख यार अगर पॉसिबिलिटी है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसी है तो टेढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमेशा इधर की तरफ पॉइंट करेगी, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा। अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा तो इधर कहीं सेंटर होना चाहिए। तो मैं एक बार करता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को घूमता हूं, तो अगर मैं यहां कहीं मेरा चार्ज होता तो उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगता, तो बाहर की तरफ तो कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल बनता नहीं, दिखाई पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही कहानी। यहां जाएगा टेढ़ा, इधर कहीं सेंटर होना चाहिए, ये भी कहीं पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही। अगर हम यहां पर बात करें तो एक कुछ ऐसे पॉइंट यहां बनते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाती है। सोचना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर मैं सोचूं, और सोचना अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे गोल 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 घुमा दूं तो 3 डायमेंशन में फिगर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब यहां पर इस पॉइंट पर जितने भी आप यहां पर एक सर्कल ऐसे आर का घुमा देंगे तो सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही नीचे की तरफ होगी। पहले ये 3D विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जल्दी बच्चों को नहीं आता है। कई बच्चे 3D में थोड़ा सा फैल जाते हैं, जबकि मैं बहुत सिंपल कहता हूं 3D का मतलब क्या है, ये एक्स वाई प्लेन ही तो है। अब सोचो इसके अबाउट ऐसे घुमा दो, यहां से ऐसे ऐसे गोला, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये तो डाइपोल ऐसे ही रहेगा, डाइपोल में तो कोई चेंज आया नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गोला बना देंगे एक पूरा, ऐसे अंदर बाहर जाता होगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे घूम रही होगी, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां घूम रही होंगी, तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं 3D में विजुलाइज करूं तो मुझे एक चीज फील आती है कि जब इसको आप ऐसे गोल घुमाएंगे तो यहां पर एक ऐसा एक सर्कल बन सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके सेंटर की तरफ घुमा रहे हो ऐसे। जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, थोड़ा इक्वेटोरियल प्लेन के करेस्पॉन्डिंग सोचो ना, फील आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर, यहां पर हमेशा बाहर की तरफ होगी। तो पहले समझना जरा इस पॉइंट को, फिर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूं, एक चीज बनाता भी हूं। अगर -Q चार्ज होता तो उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगता,
तो एक इधर का सेंटर पॉसिबल बन सकता था, और अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इधर का कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो इसके अबाउट घूमे, क्योंकि यहां हमेशा फील्ड इसी पॉइंट की तरफ, एक ही पॉइंट की तरफ इंफेसाइज कर रही है, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो वो उसके सिमेट्रिक लाइन के अबाउट घूम रही है, तो यही एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट इसी पर, क्योंकि अगर कोई एंगल बनेगा तो वो एंगल की दिशा लगातार चेंज हो रही हो घूमने के साथ, तो वो घूम नहीं पाएगा। तो क्योंकि हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में सेंटर चाहिए और फोर्स की दिशा में सेंटर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपने कहा सर इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी अगर इसके परपेंडिकुलर आएगी तो कहानी बिल्कुल फोर्स के परपेंडिकुलर बन जाएगा, कहानी यहां डेवलप हो सकती है। मैंने कहा चलो आप अच्छा ये क्वेश्चन आपने किया हुआ, ऐसा नहीं कुछ नया क्वेश्चन मैं नहीं पूछता, मैंने आपसे पहले बोला कि हम यहां पर प्योर 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 मेरी कोशिश है कि आपको वो सिखाऊं कि जिस पर जेईई एडवांस आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैं यहां पर आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा दिस कैन बी अ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, दिस कैन बी अ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं सिंपल सिर्फ विजुअलाइजेशन को यूज कर रहा हूं। अगर आपने अच्छा विजुअलाइजेशन कर लिया तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली। आप सभी लोगों ने बताओ बेटा ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फाइंड द थीटा एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ओवर द क्लॉक कैसा रहता है, आइए जरा इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, नजरिया आपको समझा, तो आप वेरिएशन को समझोगे तो मजा आएगा गुरु। जब मैं यहां बात कर रहा हूं, जब मैं यहां बात कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि देखो भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, आपने कहा एक होती है रेडियली आउटवर्ड, और रेडियल आउटवर्ड दिशा क्या होती है, ईआर बराबर, बहुत बार बता दिया है, कुछ नई चीज तो नहीं बताने जा रहा हूं, 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यू इन आर कैप डायरेक्शन, और एक इधर की तरफ हो सकती है दैट इज kp sin थीटा अपॉन आर क्यू, दैट इज इन थीटा कैप डायरेक्शन, ठीक है ना, दैट इज इन थीटा कैप डायरेक्शन, यही तो होता है बेटा। जब मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूं और ये थीटा इंक्रीज होकर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बन जाता है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर क्या होगा, आर, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, कॉस 180 प्लस मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा के रेस्पोंडिंग बात करेंगे तो वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो अगर मैं यहां से बात करता और मैं यहां किसी एंगल में बात करता, दैट इज एट सर्टेन एंगल थीटा फ्रॉम हियर, ये थीटा एंगल यहां पे था, मतलब ये 180 माइनस थीटा बन जाएगा फंडामेंटली अगर मैं समझू। तो अगर मैं यहां से किसी एंगल में बात करता, एज्यूम इट एज थीटा 1, लेट अस सपोज लाइक दैट, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहा सर यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग बात करते थीटा 1 180 माइनस, क्योंकि यहां से एंगल लेते कि नहीं लेते, अरे बोलो, तो 180 माइनस थीटा 1 होता, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब माइनस का कॉस थीटा कंसीडर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ईआर ऐसे आ जाती है, और यहां पर ई थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा रहता है, तो ई थीटा का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो यही एंगल बन जाएगा पाई प्लस थीटा के करस्पॉन्डिंग। अगर ये एंगल यहां से मान लीजिए थीटा 2 हो गया, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस थीटा 2, ये तो लिखोगे पाई प्लस थीटा 2, मतलब यहां पर आपका कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ईआर इधर की तरफ बनेगी और ई थीटा अपोजिट हो जाए, कुछ ऐसे बनेगी। अच्छा ये आप सिंक भी कर सकते हो जैसा अभी हमने समझा भी है। और यहां पर अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता तो यहां पर आपकी, हाँ बेटा यहां देखना, अगर मैं यहां बात करता तो, और ये एंगल हमेशा यहीं से देखना है एक्स एक्सिस सर, तो अगर ये थीटा 3 किसी एंगल पर होता तो यहां पर जो एंगल बन जाता, तो आप बोलते सर यहां पर इसको लिखते कॉस ऑफ माइनस थीटा 3 या कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, दोनों का एंगल सेम आता मतलब पॉजिटिव, तो रेडियल डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ बाहर की तरफ आता, और ई थीटा नेगेटिव हो जाता, ई थीटा नेगेटिव आ जाता, क्योंकि यहां पे साइन नेगेटिव होता, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वैल्यूज हमको पता है, इन थीटा 1 लिख सकते हैं। अच्छा सर ये बात तो सही है, मैंने कहा बेटा देखो ना अभी हमने यही तो समझाया आपको कि यहां से फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे तो जा रही हूं देखो, ऐसे घूमती हुई, तो फील्ड लाइन की दिशा कुछ यहां पर ऐसे कुछ एंगल बन रहे होंगे, मतलब थोड़ा मतलब भावनाओं को समझना है ना, भावुक नहीं हो जाना कि थोड़ा अपने तो डायग्राम बदल दिया, थोड़ा हाथ से बनाया, थोड़ा समझो। तो यहां से फील्ड लाइन कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनेट करती है, कुछ ऐसे, तो लगभग पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कुछ इधर से ऐसे घूमता घूमता इधर की तरफ आएगा, और यहां से घूमता इधर की तरफ जाएगा, तो यहां पर जब आएंगे तो फील्ड लाइंस कुछ पूरी पूरी इधर की तरफ आ जाएगी। आपने कहा सर बात ठीक है, मैंने कहा अब अगर मैं इस सेम सिचुएशन की बात करूं एंड आई लेट्स सपोज आई डिस्कस इट, और मैं यहां पर आपसे बोलूं कि चलो मैं इसको हटा देता हूं,
और इन दो, क्योंकि ये लाइन आपको परेशान करेगी। तो मैंने कहा यहां पर एक थीटा ऐसा भी तो बन सकता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर हो रही हो या जस्ट नीचे की तरफ आ रही हो। तो अगर मैं इस थीटा वन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलते ई आर, अच्छा मैग्नीट्यूड की टर्म से बात करते डायरेक्शन तो पहले लिख ली, तो थीटा वन की बात करते तो ई आर की वैल्यू क्या आ जाती, 2 kp कॉस ऑफ थीटा वन अपॉन आर क्यूब, और ये ई थीटा हो जाता, कॉस थीटा हो जाता kp साइन ऑफ थीटा वन अपॉन आर क्यूब। अगर ये एंगल थीटा वन है तो 90 माइनस थीटा वन, तो ये भी थीटा वन बनेगा। अगर ये यहां से परपेंडिकुलर है तो मैं ये एंगल लगा सकता हूं 90 डिग्री, थीटा वन 90 माइनस थीटा वन तो थीटा वन। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दैट tan ऑफ थीटा वन इट इज सिंपली इक्वल टू ई आर अपॉन ई थीटा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे 2 cos थीटा, यहां पे 2 sin थीटा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ cos ऑफ थीटा वन अपॉन साइन ऑफ थीटा वन। तो इट्स सिंपली डिफाइंड एज, ये फिनोमिना तब पॉसिबल होगा जब tan स्क्वायर थीटा 2 के बराबर होगा, या tan थीटा 1 जो हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर आ जाएगा। और ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, आई थिंक लगभग कई बच्चों ने किया भी, जो नहीं किया वो एक बार इसको स्टैंडर्ड तरीके से याद भी करना, क्योंकि ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, मतलब जनरली बच्चों को याद रहता है। अगर नहीं भी याद रहता तो कोशिश करो कि याद रहे आपको। अच्छा सर ठीक है, तो यहां से अब देखो, यहां से मैंने डाइपोल की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट में कैसे कैसे वेरी करेगी ये भी हमने आपको समझाया, राइट। अब यहां से डाइपोल की पूरी फील आ जाएगी। तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर चार्ज का पॉसिबल सिनेरियो देखें तो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस वन, तो ये यहां बन सकता है, मतलब ये थोड़ा सा कहानी ऐसे बन सकती है जहां पर ये फिनोमिना ऐसे हो रहा हो। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूं, ताकि अब हम रेडियस कैलकुलेशन की तरफ जाएं। आपको आर दे दिया गया है, तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा भाई अब इसको देखो और यहां पे जरा समझो। ठीक है, और जब तक मैं डायग्राम बनाऊं तब तक तुम लोगों का अपनी कहानी शुरू हो जानी चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि आपकी कहानी नहीं शुरू हो रही। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि देखो सर किस दिशा में काम कर रहे हैं, है ना। अब आपका सेंटर क्या बना बेटा, योर सेंटर इज समथिंग लाइक दिस वन, ये सेंटर हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। अच्छा सर ये एक ही बन सकता, नहीं नहीं सर, इस थीटा पे इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो कितने सर्कुलर पाथ बनेंगे, अरे सर अनंत, ये भी तो है। हाँ सर इस पे भी घूम सकता है, सर इस पे भी घूम सकता है, तो जितने भी इस थीटा पे आएंगे ये सारे सर्कुलर पाथ पॉसिबल हैं जो इन दो लाइन के बीच में बन रहे होंगे। भावना को समझना। तो आपने कहा सर हम कैसे चूज करें, मैंने कहा आपको क्या दिया, स्पीड दे दी गई कांस्टेंट। तो आपने कहा अगर यहां पर एक चार्ज Q है और प्लस Q है, ये यहां पर एक v स्पीड से घूम रहा है, इसका मतलब इसको सेंटर की तरफ कितना फोर्स चाहिए। तो आपने कहा कि नेट फोर्स जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन जो भी रेडियस बने r। तो आपने कहा कि सर अगर ये यहां से मान लेते हैं r दूरी पर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो आपने कहा सर अगर यहां से आपने थीटा एंगल लिया है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो वी कैन वेरी सिंपली से कि नेट फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो रेडियस हो जाएगी r sin थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेट वो हमको पता है दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब। आर तो दूरी होती है तो आर क्यूब तो यहां आर ही लिया जाएगा, क्योंकि इसके सेंटर से जहां डाइपोल है वहां से आर की दूरी यही है। तो केपी अपॉन आर क्यूब इंटू 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बनता है। इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। अच्छा भाई, हाँ सर ये बात तो ठीक है, मुझे ये पता चल चुका है पहले ही कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2 है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, तो रूट 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 3 बन जाएगा। और कॉस थीटा कितना बन जाएगा बेटा, कॉस थीटा कितना बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। तो कहानी है। आपने कहा चलो भाई, तो एमवी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से अगर मैं बात करूंगा सॉरी आर निकालना है तो फंडामेंटली आर साइन थीटा ही निकालना है। आर क्या निकालना है, आर साइन थीटा, मुझे रेडियस ऑफ दिस निकालनी है, तो आई हैव टू कैलकुलेट आर साइन थीटा। तो अल्टीमेटली मैं यहां से क्यों काटूं इसको, मैं इसको आर क्यू भी लिखता हूं, या मैं काट के पहले इसको तो ले आते हैं चलो, और फिर उसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो आपने कहा कि सर अगर मैं आर की बात करता तो आर कम्स आउट टू बी क्यू इंटू के पी
इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट के अंदर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम वी स्क्वायर। ये तो बनेगा बच्चा, ध्यान से देखो, वैल्यूज को पुट करते हैं और हमें आर साइन थीटा चाहिए, तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो रेडियस ऑफ चार्ज ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला रेडियस ऑफ चार्ज हो जाएगा आर साइन थीटा। और सेंटर कहां होगा, तो आपने बोला सर अलोंग दिस लाइन, तो आपने कहा पीछे की तरफ, तो सेंटर की लोकेशन हो जाएगी माइनस आर कॉस थीटा कॉमा 0। दिस इज द सेंटर और ये आपका रेडियस आर साइन थीटा। आपने कहा यस सर, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो Q इंटू के पी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एम बी स्क्वायर। साइन थीटा कॉस वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, √2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2/3, 2√2/3 का फैक्टर यहाँ पर बन जाएगा। मजा आया, बात समझ में आई? एक बेसिक क्वेश्चन को किस तरीके से मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है, ये एक उसका बेहतरीन एग्जांपल है जो आपसे बात की जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, जो हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन इस पर किस तरीके से जेईई एडवांस मॉडिफाई करके पूछ सकता है, क्योंकि इससे बेसिक चीज पता है। इसमें आप देखें कहीं पर हम कोर्स के कोई बाहर नहीं गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमने जनरेट किया है, उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमने इस कहानी को समझा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है आई थिंक, जो आप लोगों को करना चाहिए। रेस्ट छोटी छोटी बातें हैं जो डाइपोल के अंदर आप सभी लोग, क्योंकि फर्दर डाइपोल को हम और अच्छे से डाइपोल की अंडरस्टैंडिंग को अगर देखें तो बाकी चीजें बेसिक्स के तौर पे आपको आनी चाहिए, जैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जैसे पोटेंशियल कहां पर कितना होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। मैंने 10 मिनट का एक वीडियो वैसे ही बनाया था, है ना। तो आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें तो सारी कर ही ली, बट पोटेंशियल अगर कोई डाइपोल यहां रखा जाए तो हम सभी को पता है किसी भी थीटा एंगल पे जो पोटेंशियल होता है यहां पर, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 आता है, राइट। तो अगर हम यहां पे बात करें, वी कैन वेरी सिंपली से द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज डिफाइंड एज Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको V से लिख देते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल दैट इज Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस, एंड जहां पर आप देख रहे हैं पॉइंट A पर ये पोटेंशियल आपको नजर आ जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो डाइपोल के थ्रू बनती है, फोकस ऑन स्केचेस की बात करते हैं, ये सब चीजें नहीं आएंगी अगर आपको कभी पढ़ने का चाहिए कि सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट फॉर्म्ड बाय द डाइपोल। ये सब चीजें मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, इस पर फोकस करना बहुत मुश्किल है। बट यस, अगर आप आईएनपीएचओ वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहां पर हम इन सब चीजों को डील करेंगे कि जहां पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, उनका वेरिएशन किस तरीके से होगा, वी कैन सिंपली थिंक इट ऑफ। तो V बराबर Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी। और हम यहां पर अगर छोटी सी चीज समझे तो अच्छा ठीक है, ये V हो गया, पोटेंशियल आ गया, एंड इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स हमने आपसे बात कर ली। टाइम पीरियड की बात, U बराबर माइनस का P डॉट E, डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पोटेंशियल जो मिनिमम होती है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, बाकी जगह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ होता है। वहां पर हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, Q और माइनस Q के करस्पॉन्डिंग, और फिर आपका एक डाइपोल की लगभग जर्नी यहां समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये डाइपोल का कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, और अगर इसमें आपको फर्दर कुछ और नई बातें सीखनी है, कुछ और चीजें आपको समझनी है, जहां पर आपको लगा है कुछ और चैलेंजिंग आपके साथ क्या सकता है, तो डेफिनेटली हम आगे वाले लेक्चर्स में लेकर आएंगे। आगे मैं कंडक्टर्स लेकर आ रहा हूं आपके साथ, जहां पर मैं आपको इमेज चार्ज मेथड भी समझाऊंगा, जहां पर मैं आपको सेल्फ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के काफी अच्छे कंसेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू आप कई सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देयर द सर्टेन थिंग्स जो हम आपके साथ करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सभी लोगों को समझनी है, वो ये है कि आप जो भी पढ़ाई करें उसमें लिखें जरूर, और लिखने की ही जर्नी आपको आगे बहुत ऊपर लेकर जाएगी बेटा। सो कीप ऑन राइटिंग ऑल्सो, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको इन डेप्थ आप तक वो पहुंच जाए। यहां पर हमने पोलर कोऑर्डिनेट की काफी अच्छी बातें की हैं, जो आपको जनरली बहुत कम लिटरेचर्स में, या मुझे लगता है बहुत रेयर लिटरेचर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्टेशियन और पोलर का बेसिक डिफरेंस है क्या, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सब लोग आपको सॉल्व करके दिखा देंगे बट डिफरेंस नहीं बताएंगे।
जो डिफरेंस है कि दिशा का परिवर्तन होता है, इसलिए ही हम पोलर से और कार्टेशियन जब यूज करते हैं तो फंडामेंटली बच्चों को बहुत चैलेंज आते हैं। होपफुली आपको वो सारे चैलेंजेस आपके क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए मैंने बोला था कि होमवर्क में, और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में मिलेंगे, तो आप वो जरूर देख लेंगे। ये क्वेश्चन इरोडो का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया है, और आप चाहें तो इसको एक बार री अटेम्प्ट में डाल सकते हैं। दिस इज वन मोर क्वेश्चन जिसमें इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल पूछा गया है। इरोडो का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो इन द होमवर्क, कि आप इसको जरूर करें। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के ये क्वेश्चन, जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जब आपने इसको रोटेट किया है, Z1 का PYQ आई वांट कि आपने किया हो, नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये आप लोकेट कर रहे हैं, डिसलोकेट कर रहे हैं, तो डाइपोल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इनके बीच की दूरी चेंज हो रही है। और यहां पर बहुत बेसिक सी चीज नजर आती है कि अगर आपने डाइपोल के 2 पार्ट ब्रेक कर लिए तो आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन बन जाता है कि आपने पीछे किया तो एक और डाइपोल, जब ये पीछे जाएगा तो एक डाइपोल ऐसा क्रिएट हो जाएगा P/2 का। तो जब आप डाइपोल को घुमा रहे हैं तो बेसिकली आप एक डाइपोल तो इंटैक्ट रहे हो कि इनके बीच की दूरी तो सेम रखी, क्यू और माइनस क्यू की, लेकिन आपने दूरी हॉरिजॉन्टल में बढ़ा दी है, तो एक डाइपोल आपने P/2 का और ऐड कर दिया है, जिसका प्रभाव आपको यहां पर देखना है, और आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने विजन को समझा, आपने क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग को समझा, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान, बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इजी है, तो आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इरोडो का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसको आप डाइपोल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखकर और वहां पर अप्रोक्सीमेशन के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द होमवर्क। आसान क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पिक नहीं किया, ठीक है ना। कंडक्टर की अच्छी बातें हो चुकी हैं, तो थैंक यू, बाय बाय मेरे दोस्तों, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट में। लेकिन बच्चों जल्दी से ऐप पर जाना है, ऐप पर जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी तो पूछा था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज थी, लास्ट प्रैक्टिस शीट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, और बोलो क्या पूछा है। मैंने बोला था मेरे दोस्त कि भैया एक चार्ज रिंग है। क्या है? एक चार्ज रिंग है। अरे भाई, ये तो होमवर्क डिस्कशन भी मैंने यही कर दिया आपका। अरे एक चार्ज रिंग है, अगर एक चार्ज रिंग की बात की जाए और इस पर एक चार्ज प्लस 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 दिया हो, तो मैंने पूछा कि इसके प्लेन के बहुत करीब, इस प्लेन के बहुत करीब किसी स्मॉल r दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझे ये बता दो। तो इसका भी जवाब बड़ा प्यारा सा है, गॉस लॉ चैलेंज। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देख लिया है और जिन्होंने प्रैक्टिस शीट अभी नहीं खोली है, इस क्वेश्चन का गॉस लॉ का चैलेंज आप जरूर लें। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in the plane of a charged ring where R is very 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 small in compared to R। आपसे पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P that is very near to, that is very near to किसके? इस सेंटर के, एंड इन प्लेन ऑफ रिंग। इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न पता होना चाहिए, और जो बच्चे लेक्चर नोट्स देखते हैं उनको पता होगा कि सर ने ये क्वेश्चन कई बार बहुत जगहों पर कराया है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इस छोटी सी चैलेंजर प्रॉब्लम को जरूर करें। और आपको पता है कि रिंग के प्लेन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो पहले अंदर की तरफ आती हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब मिलके यहां से ऐसे घूम के ऐसे निकल के जा रही होती है अलोंग द लाइन, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इस पर अलोंग द एक्सिस होती हैं और प्लेन पर टुवर्ड्स द सेंटर हो रही होती है। इसी का फायदा उठाइए। और एक छोटा, अब तो मैंने पूरा आंसर बता दिया यार, कितनों निकाल लिया था आंसर, मुझे कमेंट करके बताना जरूर, मैं बताऊं या नहीं बताऊं ये मुझे बता दो। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा सिलेंडर अगर मैं ले लूं, अगर मैं यहां पर एक छोटा सिलेंडर ले लूं, मेरा काम हो जाएगा दोस्त। छोटा सा सिलेंडर जिसकी ये दूरी यहां से dx ले लीजिए, बहुत छोटी डिस्टेंस ले लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली गेट द रिजल्ट्स कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन से अंदर घुसेगी उतनी ही यहां से बाहर निकल रही होगी। तो नेट फ्लक्स को कंजर्व करते हुए, क्योंकि इसका चार्ज इनक्लोज 0 है, तो हिंट आपके सामने मैंने लिख दी है कि Q इनक्लोज आपका 0 है,
तो भैया जितना लेटरल सरफेस से अंदर जाएगा उतना इस सरफेस से बाहर आएगा, या इसके पीछे वाली सरफेस से बाहर आएगा जो आपने यहां बनाया। इन डायमेंशन को बहुत छोटा लिखिएगा ताकि आप इजीली कट करके वैल्यूज को निकाल सकें। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्टर्स के ऊपर, जहां पर हम सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे, अर्थिंग की बात करेंगे, इमेज चार्ज मेथड की बात करेंगे, और जहां आपके एक्चुअल दर्द है वो सब निवारण करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे।